चलिए, आप तैयार है हमले के लिए? कर दिया जाए हमला। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोगों ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी जो स्टार्ट किया था, इसमें लेबर लॉ वाले पोर्शन को स्टार्ट किया था और लेबर लॉ वाले पोर्शन के बारे में कुछ हमने बातचीत की थी। पहले जरा देखते हैं कि कहां तक का सफर हमने तय कर लिया है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है, जरा उसे रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून नमन एंड ऑल द स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन है, प्लीज सारे लोग कम से कम मुझे हाय हेलो तो बोलिए, और नहीं तो हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए, कुछ तो बोलिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन से लोग मौजूद है, आपसे बात हो सके मेरी। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम रहे आप तुरंत मुझे बताएंगे, मुझसे ऐसे ही पूछेंगे जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। आइए, हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले डिस्कशन किया था लेबर लॉ के बारे में कि आखिर लेबर लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है, जब वो बिजनेस एंटिटी हमारा सेटअप होता है तो उस बिजनेस एंटिटी को आगे काम भी करने पड़ते हैं। और जब वो बिजनेस एंटिटी काम करता है तो काम करने का मतलब क्या बिना ह्यूमन रिसोर्स के आप काम कर सकते हैं? चाहे कोई भी काम मुझे बता दिए, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यही दो तरह के काम होते हैं ना। या तो किसी जगह पे सामान बनता है या वहां पे क्या प्रोवाइड कराई जाती है, सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। जितने भी तरह के आप एस्पेक्ट देखते वो इसी दो में बटा हुआ है। जितने भी तरह के फैसिलिटी देखिए वो सर्विसेज का पार्ट हो गया, लग्जूरियस से लेकर के आपके एसेंशियल तक। ठीक वैसे ही आपका प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी से लेकर के लग्जूरियस कमोडिटी तक सारे के सारे चीज आ जाते हैं आपके किसमें, प्रोडक्ट के दायरे में। तो इन दोनों कामों को करने के लिए एक जो सबसे जरूरी चीज है वो है मैन पावर। कहीं पे कम, कहीं पे क्या चाहिए, ज्यादा। आप यहां पे ही देखिए, मैन पावर चाहिए या नहीं चाहिए? सर्विस से तो भी आप आते हैं, मैम से मिलते हैं, सर अलग आपको नोट्स बुक इन चीजों को देखते हैं, तब मैं आता हूं तो आपकी क्लास लेता हूं। टेक्निकल कोई इशू आता है तुरंत जो है वो वरुण सर से बात करता हूं। कहने का मतलब है कि बिना इन चीजों के क्या ये वर्क पूरा हो सकता था? अब अगर वर्क पूरा नहीं हो सकता था तो एस्पेक्ट ये आया कि हमारे यहाँ चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, जो मकान बनते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग का काम हो, चाहे प्लम्बिंग का काम हो, चाहे वो आपका जो है वो कार बन रहा हो, चाहे वो एसी, चाहे वो मोबाइल, आईफोन, कुछ भी बन रहा हो। अगर कुछ बन रहा है तो जो वहां काम करते हैं उनको जो है वो सही समय पे क्या मिले, पैसे मिले, सही अमाउंट में जो है वो पैसे मिले। दोनों ही बातें, सही समय पे पैसे मिले, भाई महीने पूरे हो गए या जितने का तय हुआ था उतने दिन पूरे हुए तो उन्हें क्या मिलने चाहिए, उनके पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात, उन्हें जो पैसे मिलने चाहिए वो सही अमाउंट में मिलना चाहिए। तीसरी बात, जब वो काम कर रहे हो तो काम करते वक्त जाति ना की जाए। जाति समझते हैं? आप देखिएगा अपने घर में ही, बड़ा छोटा सा एस्पेक्ट है, अपने घर में ही आप देखिएगा कि अगर कोई मेड आ रही है, जिस मोहल्ले में कम मेड है, काम करने वाली कम है, वहां पे देखिएगा मेड चौड़ी होकर के घूमती है। अगर आपने कुछ बोल दिया, क्या भाई लेट हो रहा है आज, तो करा लो किसी और से, मेरा तो इतना ही टाइम होगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप आईएएस हैं, आईपीएस है, क्या है, आप कितना कमाते हैं। भले वो 2000 आप उसे महीने का देते हैं और आप महीने का शायद जो है वो 2 करोड़ भी कमाते हो, उसने आपकी जो है वो पूरी की पूरी इमेज को इतने में के लिए करा लो किसी और से, मैं नहीं कर सकती। यहीं पे कोई और देखिएगा, अगर वहां पे बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं और आपने उन्हें कुछ बोल दिया, नहीं मैम साहब कल से कितने बजे आ जाऊं, इतने बजे आ जाऊं, क्यों? इसका मतलब है कि जहां पे लोग ज्यादा हैं वहां पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो आपको दे रहे हैं वो शायद आपके साथ क्या कर सकते हैं, ग्रांटेड ले सकते हैं, आपके साथ जाति कर सकते हैं। रीजन ये है कि काम जो है करने वाले लोग ज्यादा हैं और काम क्या है, कम है। और ओवरऑल अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो मुझे एक चीज बताइए, ओवरऑल देखो, पूरे इंडिया का कंसर्न अगर देखूं तो क्या हमारे देश में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कम है या ज्यादा? कम है। यानी कि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं लेकिन काम देने वाले लोग क्या है, कम है। तभी तो जो है हम बार बार कहते हैं स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू कीजिए। ये इसीलिए, अब देखिए मैं सीएस बना, मैंने आपको बताया था मैं जॉब में था, गेस्टेड ऑफिसर था। अगर मैं जॉब में होता तो वो पोजीशन भी मैं लेता। आज मैं वहां पे नहीं हूं तो क्या मेरे खड़ाऊ रख करके वहां काम कराया जा रहा है, जैसे भगवान राम का किया गया था? रामायण का कुछ पता है ना? भगवान राम जब वनवास गए थे तो उनके भाई भरत जो है वो उनके पादुका को उनके चरण में जो पहनते थे पैर में, उसे पादुका ही बोलते थे संस्कृत में। तो उस हिंदी में अगर कहे तो चप्पल, अच्छा नहीं लगता भगवान के केस में चप्पल, तो खड़ों वर्ड यूज करते क्योंकि वो खड़ों ही कहलाता था, लकड़ी का बना हुआ। तो उसे रख करके करते थे पूजा और उसी से शासन चलता था। क्या ऐसे ही हो रहा होगा मेरा उस जगह जहां मुझे गाड़ियां, लाल बत्ती, पीली नीली बत्ती साले मिले हुए थे गेस्टेड ऑफिसर को जो मिलता है? बिल्कुल ही नहीं। मैं हटा कोई और वहां पॉइंट हुआ या नहीं?
अब अगर मैं अपने ही काम में आया तो बताइए, इस काम से मैंने सिर्फ अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं किया, बल्कि कुछ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। यहां पे जो भी लोग काम करेंगे, जिस भी तरह के लोग, चाहे वो जो है वो आपके जो है वो सेंटर पे, यानी कि काउंसलिंग सेंटर से लेकर के, चाहे साफ करने वाले से लेकर के, फोटो स्टेट करने वाले से लेकर के, जो भी लोग हैं, एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्लेस जनरेट हुआ। इसी चीज को बोला गया इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखने के लिए अभी भी कि अगर मेरे पास जो है वो 2 लोगों को रखना है, अब 2 लोग आते हैं, सर हम साफ सफाई करेंगे आपके इंस्टीट्यूट में और जो है वो चीजों को एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे। मैंने बोला कितने पैसे लोगे? उसने कहा सर हम तो 10,000 रुपए लेंगे। फिर दूसरा आया, रामदीन से ये पूछा, हरिया आया, बोला सर 9,000 में कर देंगे। अब जो है वो फिर जो राम खिलावन आया, बोला 8,000। क्या हो रहा है ये? अब कहा गया कि ये पैसे सही रहे, और जब काम करने के लिए तो मैंने बोला चलो काम करो, यहां पे कभी बैठना नहीं। सर खाना कहां खाऊंगा? खाने के लिए जानो, कैसे खाओगे तुम जानो, रोड पे जाके खाओ, जहां पे भी खाओ, खाना लेकर के आता हूं। कोई तो जगह प्लेस देना होगा जहां पे वो क्या करेगा। आप क्लास सुबह से लेकर के अभी तो देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पता चला आप सुबह आएंगे और मेरे ही साथ जा रहे होंगे कि सर अब जाऊं। मैं बोलूंगा गद्दे वगैरह बिछा देता हूं, यहीं पे लेट जाइए, फिर तो सुबह से क्या करनी है, फिर से पार्टी शुरू ही करनी है। और लिटरली एक समय वो आएगा जिस समय एग्जाम से पहले मैं यहीं पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उस समय रियल में जो है मैं कुछ गद्दे बिछवाऊंगा। गद्दे बिछवाने का मतलब यह है कि ऐसे बैठने में आप थक जाइएगा तो थोड़ा टेक करके और तब बैठ करके कीजिए, क्योंकि मैंने एक ही चीज बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, बीच में और कुछ भी नहीं। आप मेरे कंडीशंस को फुलफिल कीजिए और बाकी फिर मैंने बोला ही है कि वो गारंटी वाली बात। तो अब अगर ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, इंप्लॉयमेंट कम है, तो उनके साथ जाति ना हो, इसके लिए क्या किया गया, हम कानून बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, और बहुत सारे लॉ बनाए गए। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारा है वो कौन सा, फैक्ट्रीज एक्ट। और यही फैक्ट्रीज एक्ट हमने जो है वो क्या किया था, शुरू किया था। बड़े सारे लेबर लॉज हमें पढ़ने, अप्रॉक्स 20 हमें पढ़ना है, लेकिन हमने पहला हमला किस पे बोला, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था इसका वेटेज अगर सही में आप देखिएगा तो अप्रॉक्स 40% मायने रखता है ना। अप्रॉक्स 40% अगर लेबर लॉ में ये मायने रखता है, तो इसका मतलब इसे में क्या करना होगा, बहुत डेप्थ में देखिएगा। इस पे जब हम केबीसी राउंड शुरू करेंगे, एमसीक्यू शुरू करेंगे, आप बोलिएगा सर बस, मैं बोलूंगा नहीं, अभी थोड़ा और करते, जितने भी तरह के चीज निकल सके, डिस्क्रिप्टिव का भी और किसका, क्योंकि इसी के बेसिस पे होगा। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड भी देना पड़ेगा। बार बार ये वर्ड आएगा कि ये पीएफ किस पे एप्लीकेबल है, तो फॉर ऑल फैक्ट्रीज। तो भाई हर जगह कौन सा वर्ड आएगा, फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट किया था, और सबसे पहले, वेरी गुड आफ्टरनून विराट, कैसे हैं। और इसमें जो है वो सबसे पहले जो है हमने बात की थी कि ये एक्ट जिसका नाम क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट, याद कीजिए कब आया है, 19। अब देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट थोड़ा कनेक्ट करके चलते हैं। तभी तो मैंने बोला अगर एक साथ आप बोथ ग्रुप कर रहे होते हैं, अभी तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का दे रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा जब यहां के सब्जेक्ट का दूंगा मॉड 2 से, और एक वो भी दिन आएगा जब आप प्रोफेशनल में होंगे, जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे, उस समय बोलूंगा कि जो हमने मॉड 2 में सिक्योरिटी लॉ में जो ये बात पढ़ा था वो ऐसे करके यहां पे क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। अब आप खुद देखिए 1948 में ये एक्ट बना, इसका मतलब उस समय के लेबर का कंडीशन और आज के लेबर के कंडीशन में अंतर है या नहीं है। तुरंत जो है वो आजादी मिली थी 1948 का मतलब इतना तो याद होगा, 1947 में हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। उसके ठीक बाद हमने कहा कि अभी हमें गुलामी की आदत लगी हुई है, या गुलामों की तरह लोगों को ट्रीट करने की आदत लगी हुई। जो हम देखते हैं वही तो ज्यादा परसेप्ट करते हैं। जिस समय हमें आजादी मिली थी, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा, आप बोलेगा सब आप ही पढ़ाओगे तो कोई और भी कुछ पढ़ाएगा, नहीं, बहुत सारा चीज में पढ़ाऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत थी, संविधान लिखने की क्या जरूरत थी, बनाया ही क्यों गया था। तो सबसे पहले यही बात आई थी कि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ के गए थे। वहां भी उस समय जो जमींदार लोग थे या जो वेल ब्लेस्ड लोग थे, वो जो बाकी लोग, आजादी तो सबको मिली थी ना, आजादी गरीबों को भी मिली थी, उस समय भी अमीर थे, जमींदार थे, उनको भी मिली थी, लेकिन सबका आजादी का जो है वो सपना थोड़ा अलग अलग था कि आजाद होने पे हमें ये मिलेगा। वो सोचा था जो बहुत वेल ब्लेस्ड थे, जो वेल ब्लेस्ड नहीं थे उन्होंने सोचा था कि आजादी मिलने पे हमें ये चीज मिलेगा। तो उन्हें जो ये चीज मिलना था वो ये था कि हमें काम करते वक्त कोई जाति गाली गलौज करके, चाबुक मार करके, डंडे मार करके काम ना कराए, बल्कि इज्जत के साथ क्या करे, काम कराए। लेकिन ये इज्जत के साथ काम तब ना जब लॉ बना रहे, वरना उस समय भी जो जमींदार और वेल ब्लेस्ड लोग थे वो तो वैसे ही ट्रीट करते। तब हमें लॉ को बनाना पड़ा और कहा कि ये लॉ लेबर के लिए जो बनाया गया ये तो वही एप्लीकेबल होगा जिस जगह का नाम क्या होगा,
जिस जगह का नाम होगा फैक्ट्री। अगर वो जगह फैक्ट्री नहीं तो जो भी इसमें हम पढ़ेंगे वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने कहा चलो भाई सबसे पहले फैक्ट्री के बारे में जानते हैं कि फैक्ट्री का क्या मतलब है। तो फैक्ट्री वर्ड के लिए हमने कहा था कि उस जगह को फैक्ट्री कहेंगे जिस प्रीमाइसेस के, चाहे वो प्रीमाइसेस बाउंड्री से क्लोज हो, चाहे वहां पे जो है वो घर बना हुआ हो, चाहे वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ हो, या बिना कंस्ट्रक्शन के सिर्फ बाउंड्री ही हो, बाउंड्री ना हो तो भी वहां पे किसी न किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा हो, एक्टिविटी हो रहा हो। और उस प्रीमाइसेस के किसी भी हिस्से में, चाहे वो प्रीमाइसेस बंद हो चाहे प्रीमाइसेस क्या हो, ओपन हो, उसके किसी भी एरिया में, एक छोटे से एरिया में भी अगर क्या हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर हो रहा हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि क्या इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए या लाइटिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग, क्या उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है? पावर मतलब चाहे बिजली हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे बैटरी हो, सब कुछ किस दायरे में आता है? पावर के दायरे में। कहा कि क्या उसके लिए कहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा है? जवाब है हां, हो रहा है। देखिए स्टेप वाइज चलते। सबसे पहले क्या इस प्रीमाइसेस के, चाहे वो ओपन प्रीमाइसेस हो चाहे क्या हो, क्लोज्ड हो, चाहे कुछ हिस्सा ओपन हो चाहे कुछ हिस्सा क्या हो, क्लोज हो, दोनों ही केस में जितने भी जगह उस काम से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं उन सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि नमक बनाने का जो है वो काम चल रहा है, तो बहुत सारे मजदूर समंदर के किनारे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या 5 है, वो भी लिख दिया। कुछ लोग हैं जो हमारे भीतर काम कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे हैं, जहां मशीन रखा हुआ है जो क्लोज में है वो भी है, वहां पे हमने जो है वो 6 पीपल काम कर रहे हैं। अब टोटल कितने लोग हो गए? 11। क्या दोनों में से किसी भी जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? हां जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। क्या दोनों में से किसी भी जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? यस, हो रहा है। तो वैसे केस में वहां कम से कम कितने लोग होने चाहिए? और ये 10 लोग कब होने चाहिए? कहा कि जिस दिन आप ये चेक करने के लिए जा रहे हैं कि इस जगह को फैक्ट्री बोले या ना बोले, उससे कितने दिन तक पीछे चले जाइए? 12 मंथ पीछे तक चले जाइए। और उस 12 मंथ्स के दौरान अगर रेगुलर बेसिस पे, याद रखिए रेगुलर इंप्लॉयमेंट आपने दिया है, भले एक दिन के लिए दिया, आप कहिएगा सर एक दिन के लिए रेगुलर इंप्लॉयमेंट क्या होगा? लेकिन लॉ तो मैंने क्या बोला, लिटरल इंटरप्रिटेशन। पहले तो लिटरल समझना है। साफ उन्होंने कहा कि भले एक भी दिन के लिए, लेकिन कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ हो? रेगुलर अगर अपॉइंटमेंट हुआ हो, तो अगर वहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस जगह को हम क्या कह देंगे? फैक्ट्री कह देंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यह संख्या 10 की जगह कितनी होनी चाहिए? ये नंबर जो है वो 20 होनी चाहिए, या उससे क्या हो, ज्यादा, मिनिमम 20 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस जगह को क्या कह देंगे? फैक्ट्री कह देंगे। और इसके सारे परमुटेशन हमने देख लिए थे। पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन था कि अगर 5 जगहों पे उससे रिलेटेड काम हो रहे हैं, थोड़ा प्रोसेस यहां होता है, थोड़ा यहां होता है, थोड़ा यहां होता है, थोड़ा यहां होता है, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जितने भी जगह वो प्रोसेस होता है सबको क्या करेंगे? सबको क्लब कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। कर दिया पहला काम, बिना कुछ इमोशनल हुए, बिना कुछ और सोचे, एकदम लिटरली उसको ऐड कर दिया। कर दिया ऐड करने के बाद जो है वो देखेंगे वहां पे जो है वो पहला काम तो है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। कहा हां, जितने भी मजदूर का जहां भी काम करे सबको ऐड कर दिया। हां जी, कर दिया। अब बताइए उनमें से किसी भी एक जगह पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है? 5 जगह काम हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए एक ही जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जगह लाइटिंग वगैरह के लिए जो है बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह तो हो रहा है। तो हमारे लिए एप्लीकेबल नंबर 10 होगा या 20? 10 हो गया। क्लियर है ये बात? अब देखिए यहां हमने चीजों को तो कर लिया था, लेकिन अब बात आई थी कि प्रीमाइसेस प्रीसिंक्ट्स, ये भी हमने समझ लिया था, लेकिन एक एस्पेक्ट था, और वो एस्पेक्ट हमारा जो था वो था मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब सबसे पहले जब मैंने आपसे बात की थी फैक्ट्री की, तो मुझे एक चीज बताइए, जनरल टर्म में तो आपको फैक्ट्री पता था, और इसी फैक्ट्री को करने में याद कीजिए हमने 1.5 घंटे लगाए थे। 2 घंटे के क्लास में सिर्फ यही समझा था, क्योंकि यही बेस है। अब इस पे n नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह से पूछे, और मैंने बोला ये आपके बाकी के 19 चैप्टर से जुड़े हुए हैं, ये फैक्ट्री वर्ड जो आएगा। लेकिन ये फैक्ट्री वर्ड जो आपने डिफाइन किया किस एक्ट के अकॉर्डिंग? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्या कोई और एक्ट फैक्ट्री को कुछ और डिफाइन कर सकता है? कर सकता है।
कर सकता है। हो सकता है कोई और एक्ट बोले कि हम फैक्ट्री का मतलब ये कहेंगे, तो वहां पे हमें देखना रहेगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं? लेबर लॉ में जो आप फैक्ट्री का डेफिनेशन देखे वो किसके अकॉर्डिंग देखे हैं? इसीलिए ये बताना पड़ता है आपको। इंटरप्रिटेशन में आज भी बताऊंगा, थोड़ी और जब आगे बात बढ़ेगी, कि अगर किसी चीज को दो जगह डिफाइन किया गया तो हम क्या करें। तो ऐसे केस में यहां जो हम इस एक्ट का, आप कहिएगा सर कोई और जगह है क्या, बोलूं नाम बोल दूं सिर्फ, कभी इंटरेक्ट हुए तो देखिएगा। IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये जो है IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये पढ़ाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा है, बहुत बाद में जाकर के, सेटिंग अप में ही है। जब वेरियस कंप्लायंसेस अंडर लॉ है वो पढ़ाऊंगा, तब आएगा पार्ट ए में। तो अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि उस एक्ट ने पता है क्या बोला है? उसने बोला है कि अगर जो है वो पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो 50 और नहीं हो रहा है तो 100। अब देखिए कितने का अंतर है। तो उन्होंने कुछ और कहा है इसलिए किया है, लेकिन यहां जो हमारा है किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? फैक्ट्रीज एक्ट। क्लियर है ये बात? अब इसमें हमने फैक्ट्री का नॉर्मल डेफिनेशन से हम आ गए स्पेसिफिक, जैसा इन्होंने डिफाइन किया। किन्होंने डिफाइन किया है? अगर कहीं पे भी कोई वर्ड दिया हुआ रहे तो पहले डिक्शनरी मतलब देखिएगा या पहले डेफिनेशन में जाकर के एक्ट का चेक कीजिएगा। हमेशा डेफिनेशन में, कभी भी आप लॉ जब पढ़ रहे हो तो डिक्शनरी मतलब पहले नहीं आएगा। डिक्शनरी मतलब सिर्फ उन चीजों के लिए आएगा जिसे उस एक्ट में क्या नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया, वहां पे पहले डिक्शनरी मतलब देखते हैं। नहीं आता है तो और चीज देख रही, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बताऊंगा, और इसको हमने शुरू भी किया इसीलिए कि वो बहुत जरूरी है समझना। तो पहली बात, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो पहले कहां देखना पड़ेगा? डेफिनेशन में। जब आपको नोट्स दूंगा आप देखिएगा सेक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। अभी सेक्शन की मार नहीं मारूंगा, अभी हमें कॉम्प्रिहेंड करना है चीजों को, और बाद में वहां पे खुद ब खुद धीरे धीरे सेक्शन लगते जाएंगे। जितना लगा पाए अच्छी बात है, नहीं लगे उससे ना हमारा एग्जाम रुकेगा ना मार्क्स पे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन लूज कर गया तो एक भी ना केस लॉ बनेगा, ना आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, ना ही MCQ बना पाएंगे। तो चलिए, अब फैक्ट्रीज एक्ट हमने डिफाइन कर लिया, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री डिफाइन किया। लेकिन एक वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग वर्ड के बारे में जनरली तो हम जानते हैं, लेकिन जरा इस एक्ट ने क्या डिफाइन किया वो देखें। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में क्या किया था, तय कर लिया था। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां तक में पहले कोई गिला शिकवा दुख दर्द है तो पूछिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, नमन, विराट और भी सारे बच्चे, आपका यहां तक क्लियर है? साफ साफ यस या नो लिखिए। यहां तक क्लियर है सारा चीज? आप लोग का क्लियर समझूं, बढ़े आगे। चलिए, अब मैन्युफैक्चरिंग समझना है। जनरल बताइए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, इन जनरल। आप बोलेंगे सर ये ना ही पूछो तो अच्छा है, कुछ चीज ऐसा होता है जो समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई बताने के लिए कहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। सही कह रहा हूं मैं? बहुत सारी ऐसी चीज है। मैन्युफैक्चरिंग पता है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पता है तो बता भी दो। वो नहीं पता है, मतलब बताने अगर बोलोगे तो समझाने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे पता है मैन्युफैक्चरिंग। मैं बोलूं अगर कहीं चेयर बन रहा है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे? आप बोलिएगा हाँ। मैं बोलूं अगर बल्ब, तो हाँ, तो इसका मतलब आपको तो पता है। मैं बोलूंगा कहीं कुरकुरे बन रहा है तो भी आप कहेंगे। तो अब जरा हम लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे आप फैक्ट्री तो पहले भी आपको पता था, जहां मशीन है, जहां लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन देखा ना क्या मस्त दिमाग का क्या जमता है, दही। उतना तो जबरदस्त दही नहीं जमेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या करना है, जमाना है। तो चलिए अब जरा आते हैं मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो पहले जरा समझते हैं क्या है, एकदम ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरिंग जैसे फैक्ट्री के को, अगर फैक्ट्रीज एक्ट को अप्लीकेबल करना है तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को किस दायरे में लाना पड़ेगा? क्यों लाएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैक्ट्रीज एक्ट के दायरे में? ताकि जो वहां काम करेंगे उनको उसके सारे प्रोविजंस मिले, सारे बेनिफिट्स मिले, इसीलिए लाते हैं ना। ठीक है, और अब मुझे बताइए कोई चीज फैक्ट्री में तब कन्वर्ट होगा जब सबसे पहला चीज वो किस दायरे में आए, उसका एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो सर्विस के दायरे में आ गया तो होगा वो प्रोविजन, होगा उसके लिए कुछ और चीज होगा, लेकिन फिलहाल जो पर हम उसकी बात करते हैं। तो मुझे बताइए इन्हें मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन को वाइड रखना पड़ेगा या नैरो रखना चाहिए? क्योंकि सबसे पहला एस्पेक्ट तो कितने लोग बिजली या बिजली का इस्तेमाल हुआ नहीं हो तो बात की बात है। सबसे पहले तो यह बता दो कि मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, तो चेक करें कि कहां कहां इसका काम हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 12 महीने में कितना आया कितना गया, मुक्का मारेगा। सिर्फ एक ही चीज सबसे पहले देखना रहेगा, वो क्या?
कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जरा खुद से जो है वो एक बार देखिए मेरे साथ। मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, तोड़ना भी। जैसे कार वगैरह बहुत सारे जगहों पे पुराने हो जाते तो तोड़े जाते हैं ना। डिमोलिश करना, मकान वगैरह जो डिमोलिश करते पुराने मकान को, क्या वहां लेबर काम नहीं करता है, या सिर्फ बनाने में ही मजदूर लगा रहता है? कितने मकान टूटते हैं तब उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो डेमोलिश करने में भी, उसमें भी रहेंगे। अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विथ अ व्यू टू। अब देखिए ये यहां तक जो बोला ये वर्ड था, और यहां से जो बोल रहे हैं, वेरी गुड, नमन, ठीक है, कह रहे क्लियर है। वो थोड़ा लेट आता है मैसेज। टू मेक आवर प्रोड्यूस, टू मेक और प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, नमन कह रहे, फाइन, ये आपके तरफ से मैन्युफैक्चरिंग का। और अब देखिए इसमें मैं कितना ट्विस्ट लाता हूं। तो देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई मेकिंग, अल्टरिंग, किसी चीज को अल्टर करना भी किस दायरे में आया। इसका मतलब है कि आपने कोई चीज बनवाया, जब आप बना रहे हैं तो वो मेकिंग हुआ, लेकिन आप देखते होंगे कितने बार उसके बाद उसे थोड़ा अल्टर कराते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल एक कपड़ा ही ले लेता हूं, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा। हम ड्रेस सिलवाते हैं और अगर उसमें छोटा बड़ा कुछ हो गया तब लेकर के जाते हैं। अब ये मेकिंग तो नहीं हुआ, ये अल्टरिंग हुआ। अब अगर ऑल्टरेशन का काम हो रहा है, देखते हैं वर्ड भी यूज होता है ऑल्टरेशन, तो ऑल्टरेशन का जहां काम हो रहा है देखिएगा बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, जहां पर घर के पर्दे से लेकर के चीजों को ऑल्टर कराते हैं, सिलाई मशीन और ये सब लेकर के, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कहा, इसीलिए वहां पे ऑल्टरेशन वर्ड भी है। रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, जहां आभूषण वगैरह बनते, जेम्स ज्वेलरी ये सब जो बनते हैं, कहा कि ये सबको हमने किस दायरे में रख दिया, पैकिंग तक को भी रख दिया। पैकिंग का मतलब क्या हुआ, जहां जो है वो चिप्स बन रहा है, चिप्स पता है आलू वगैरह से बनता है, तो जहां पे उसके फ्लेक्स ऐसे ऐसे घिस घिस करके बनाए जाते हैं, पहले आलू वगैरह साफ होगा, उसको धोया जाएगा, फिर उसके फ्लेक्स बनाए जाएंगे, ये प्रोसेस अलग होता है, फिर उसे ला करके पैक कहीं और किया जाता है। तो आप लोगों ने कभी बनाया है घर में चिप्स? मैंने बनाया है। ये मत कहिएगा सर घर में काम कराते नहीं, पहले छोटे में मम्मा करवाती थी ये सब काम, और मम्मा करवाती थी और मैं खुशी खुशी करता था। बताइए क्यों? बिल्कुल, पढ़ाई छोड़ के बाय गॉड जो करवा लो, जो करवा लो। यहां तक कि हल भी मैंने चलाया हुआ है। बाबा के साथ जब गांव जाता था, पापा मेरे क्लास 1 ऑफिसर थे तो पापा के साथ ही घूमते रहते थे, लेकिन बाबा के पास जाते थे साल में एक बार, तो वहां पे बाबा वो भी दिखलाते थे। और मुझे साइकोलॉजिस्ट और सक्सेसफुल बनाने में मेरे बाबा का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि उन्होंने रियल साइकोलॉजी सिखाया था। अपने जो उनके मजदूर वगैरह होते थे उनके घर भी ले जाते थे और घुमाते थे और बोलते थे कि देखो ये कैसे रहता है। तो देखते थे सिर्फ चावल और एल्युमिनियम का थाली, और वो उठा हुआ सा थाली, सिर्फ उसमें चावल है और नमक बस गिरा हुआ है, वो भी जो है वो कल का है या आज का है नहीं पता, जो भी 10 घर से लाया गया, और तब भी उस पर टूट पड़ रहे हैं बच्चे। और हमारे बच्चे को बोला जा रहा है कि बेटा च्यवनप्राश खा लो, तो बादाम खा लो, तो अखरोट खा लो, नहीं खाना है। ये रहता था। हम लोगों को जब भिंडी ये सब दिया जाता था तो मैं बोलता था ये कोई खाने की चीज है। मैं कैरम बोर्ड जैसा खेलता था, ऐसे करके एक परवल, यहाँ परवल समझते हैं या आप लोग हाई फाई लोग हैं बर्गर पिज्जा समझते हैं? अच्छा, मैं गरीब आदमी तो अपने तरह की बात कर रहा हूं। ऐसे परवल रख दिया, भिंडी रख दिया, जो बोलिए, लेडी फिंगर बोलिए या जेंट्स फिंगर बोलिए। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया जो है आपके जो है वो जो भी बना हुआ है, परवल है या भिंडी, ऐसे रख दिया, और ऐसे करके जो है वो ऐसे करके बीच से निकालता था थाली पे रख के। क्यों? मन ही नहीं है खाने का वो चीज। फिर अगर मम्मा पूछ रही खाओ ना, तो भिंडी कोई खाने की चीज है, परवल कोई खाने की चीज, ऐसे ऐसे करो। पापा आते थे, एक देते थे, पता नहीं भिंडी था, परवल था, क्या था, जो भी रोटी था, सब चला गया पेट के भीतर। तो हमेशा मुझे खाने से पहले मेरे हट्टे कट्टे होने का, मैंने बोला अब मैं डबल हूं, वरना अच्छा दुबले पतले आज नहीं आए हैं, हाँ आ गए हैं, अच्छा इसलिए आज पीछे बैठ गए हैं, और जानबूझ करके थोड़ा जो है वो ज्यादा कपड़ा पहन लिया कि सर अब बताओ अब क्या मैं दुबली पतली हूं? तो दुबले पतले से मैं ज्यादा दुबला पतला था, अब आप जस्ट इमेजिन। और लंबाई यही थी और उतना दुबला पतला। वजह आपको मैंने बताया, खाने से पहले मुझे स्वीट डिश मिलता था, समझ रहे ना, ये डिश मिलता था तो ही मैं, मम्मा मजाल है खिला ले, मम्मा खिला रही तो, और बड़ा बेटा थोड़ा मम्मा सन हो ही जाता है, तो थोड़ा ज्यादा जो है मम्मा के साथ रहता था। पापा इस बात पे और पीटते थे कि आप और इसको क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के जो करा लो। तो दोपहर में जो है वो मम्मा सोने जाते थी, और 3 भाई बहन, मैं सबसे बड़ा,
भाई बहनों में मम्मी पापा से बड़ा नहीं, भाई बहन में सबसे बड़ा मैं, मेरे से छोटा भाई, सबसे छोटी जो है वो बहन। तो हम लोग जो है वो दिन में उसके बाद जो उधम मचाते थे दोपहर में, क्योंकि हमें नींद नहीं आती थी। नींद हमें तभी आएगी जब मजबूरी में पढ़ने बैठा दिया जाता था, लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर पढ़ने बैठाया गया तो क्या आ जाएगा फिर, एक तो पहले पढ़ने नहीं बैठेंगे, जान दे देंगे, लेकिन फिर भी अगर बैठना पड़ गया तो क्या आने लगेगा, सही बता रहा हूं, कुछ नहीं करते थे फिर भी ऐसे करते थे, लगता था जैसे किसी ने दवा खिला दी। और वैसे जैसे पढ़ाई खत्म, दोपहर में बोलती थी मम्मा सो जाओ, ताकि मम्मा भी सो सके थोड़ी देर। लेकिन उस समय हम लोग मचाए हुए हैं धूम, तो मम्मा क्या करती थी, आलू ढेर सारा दे देती थी, और वो चिप्स बनाने के लिए ऐसे करके एक छोटे से जो है वो लकड़ी के या स्टील के होते हैं, 3-3 मम्मा रखती थी। क्यों, नहीं तो उसके लिए भी लड़ेंगे कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा। और पता है मेरी मम्मा को बहुत इज्जत मिलती थी पूरे मोहल्ले में। क्यों, क्योंकि सब बोलते थे आप बहुत अच्छा चिप्स बनाते हैं, हमारे लिए भी बना दीजिए। तो चिप्स में मसाला देना तो मम्मा बोलती थी बहुत आसान काम है, सबसे मेहनत वाला काम क्या है, और उसके लिए हम मजदूर थे ही, क्योंकि हम तो बेले थे, हमें कोई काम चाहिए था। तो दोनों काम हो जा रहा है, मम्मा की वाहवाही भी और हमें काम भी। तो उसे पहले करते थे, उसके बाद उसमें मसाला वगैरह। ठीक ऐसे ही जो आपका लेज है, अंकल चिप्स है, हल्दीराम है, बिकानो है, इन सब के अलग यूनिट है जहां पे ये सारा काम हो रहा है। वो सारे जो है वो एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत होता है। और जब वो बना दिया गया और सूख गया तो उसे लेकर के कहीं और पहुंचाया जाता है, और वहां पे उसकी क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है। वहां पे सारे बच्चे नहीं होंगे, वहां पे बड़े लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन अब जहां पैकिंग हो रहा होगा, मुझे बताइए वहां पे आप सुविधा दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, कैसे दीजिएगा? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ही नहीं तो आपकी मजाल है आप सुविधा दे पाइएगा, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब वो किस दायरे में आएगा। तो मुझे बताइए यहां पे वर्ड पैकिंग लिखने की जरूरत थी या नहीं? इसीलिए क्योंकि हम और आप, कल के डेट में आप भी यही काम कीजिएगा, हम लोग लॉ में ही तो लूप होल्स निकाल के किसी को बचाते हैं और किसी को फंसाते हैं। यही होता है ना, जब हमारे ऊपर केस चलता है तो लॉ के अकॉर्डिंग, और हम अपना प्रोटेक्शन भी करते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, उन्हीं वर्ड्स को ढूंढते हैं। अगर यहां पे पैकिंग नहीं रहेगा और प्रोविजन कंप्लाइन नहीं हुआ, 50 लोग काम कर रहे हैं पैकिंग करने में, मस्त बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रिंटिंग होंगे, उसकी पैकिंग होगी, बोला गया कि भाई ये कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहे, आगे कंप्लायंस देखिएगा तो और क्लैरिटी आएगी। तो कहा कि मैं क्यों कंप्लायंस करूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग कौन सा कर रहा हूं, मैं तो पैकिंग कर रहा हूं, कुछ बना कह रहा हूं, बना बनाया चीज उसको क्या कर रहा हूं, पैकिंग कर रहा हूं। आगे देखिएगा केस लॉ में बताऊंगा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बॉस थोक में मंगा करके रिटेल में अगर बेचने के लिए पैक करोगे तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहां पे भी रामदीन, राम खिलावन, हरिया, बंसी, बिरजू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी नाम किसी का किसी तरह से आ जाए तो प्लीज हैशटैग मत चला दीजिएगा, समझने में आसान, इसलिए ये नाम कह रहा हूं। और यहां पे क्या बोला वो देखिए, एडॉप्टिंग, ट्रीटिंग और एडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस, कितना नाम लिखेंगे, पैकिंग भी लिखा, फिनिशिंग भी लिखा, सब लिखा। अब आप देखिए फिनिशिंग वर्ड क्यों लिखा, जरा सोच के बताइए तो। पैकिंग लिख ही दिया, आपका जो मेकिंग लिख ही दिया, ऑल्टरिंग भी लिख दिया, रिपेयरिंग भी लिख दिया, अब फिनिशिंग क्या, क्योंकि लोग फायदा उठाने लगे। उन्होंने बोला ना मैं पैक कर रहा हूं ना कुछ और कर रहा हूं, बस मैं तो टैग लगा रहा हूं, शूज बन करके आया हुआ है, बाटा कंपनी कह रही मैं तो सिर्फ उस पर बाटा का टैग लगा रहा हूं और भेज रहा हूं। अब तो ये मेकिंग भी नहीं है, पैकिंग भी नहीं, क्योंकि पैक होकर के आया है, बस पैक होने के बाद उस डब्बे पे, कार्टन पे क्या लगाया जा रहा है, बाटा कंपनी का टैग। अब मुझे बताइए क्या कीजिएगा यहां, और बहुत लोग काम कर रहे हैं, करेगा ना लॉ के पर्पस को डिफीट, इसीलिए क्या वर्ड दे दिया गया यहां, फिनिशिंग भी दे दिया गया। कहा गया कि अब इसके अलावा भी कोई जो है वो लाल भुजक्कर आएंगे, कोई चाचा चौधरी आएंगे और वो फिर जो इसका लूप होल ढूंढ लेंगे। तो बोला कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, लॉ मेकर ने फिर यहां क्या किया, तभी तो अमेंडमेंट होता रहता है, वर्ड सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और क्या बोला, ट्रीटिंग और एडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विथ अ व्यू टू इट्स, सिर्फ इसका वो चीज ले रहे हैं ताकि हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब वो सब्सटेंस हो या क्या हो, आर्टिकल, एक ही बात हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा दे देंगे, जितना ज्यादा वर्ड हो सकता उतना वर्ड क्या करेंगे, लिख देंगे, ताकि इंटरप्रेट करते वक्त कम से कम क्या आए, एम्बिग्यूटी आए, कम से कम कंफ्यूजन आए। सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। अब देखिए ट्रांसपोर्ट भी और डिलीवरी और क्या करना, डिस्पोजल भी। इसका मतलब सर्विस के कुछ पोर्शन को कवर कर लिया यहां। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सर्विस ही तो जानते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, जहां तक मैं समझ रहा हूं सर्विस सेक्टर में ही आता है। जीएसटी जो होता है सर्विस का लगता है, अगर आप और लॉ टू लॉ बात करेंगे। तो यहां पे कह रहे हैं
कि अगर डिलीवरी और ये चीज, क्योंकि आप देखते होंगे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, 50-100 लोग काम कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी में। कहा गया उनको भी तो सुविधा और सारा चीज मिलना चाहिए। कहा बिल्कुल मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट को भी इस दायरे में रख दिया, डिलीवरी को भी रख दिया और डिस्पोजल को। इसका मतलब जोमैटो, आपका जो भी चीज है वो सब इसमें कवर हुआ या नहीं हुआ? कवर हो गया। क्यों कवर हो गया? याद रखिएगा, खाना बनने वाले चीज बाद में बताऊंगा इसका एक्सेप्शन। फिलहाल जो डिलीवरी करने के लिए बॉय जा रहा है उस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं ये एक्ट? होगा। अगर 50 डिलीवरी बॉय आपके पास है तो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई होंगे, उनको सुविधा आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, जो वहां के लिए क्या रहेगा? एप्लीकेबल रहेगा। कहा ठीक है। पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज, जो गटर वगैरह की सफाई करते हैं, हमारे आपके घर में जो पानी पहुंचता है, क्या ऐसा होता है डायरेक्टली कहीं से पानी छोड़ा गया और हम तक पहुंच जाता है? जगह जगह पंपिंग हाउस होते, सुनते भी होंगे कि ये वाला पंपिंग हाउस खराब हो गया इसलिए आज यहां पानी नहीं आएगा, इस पूरे एरिया में नहीं आएगा, या फलाने वाले जगह में जो है कुछ काम चल रहा है या गड़बड़ी आ गई इसलिए पानी नहीं आएगा। तो जगह जगह पे जो है आपके पंपिंग सेट लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ जो है वो पंपिंग ऑयल का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा ये काम होता है, जो गाड़ी है उन सब की ऑयलिंग वगैरह की जाती है। आप अपने गाड़ी की स्कूटी से लेकर के बाइक हो, जो भी चीज हो, उनका सर्विस कराते, जो भी कराते, कहा कि ये सारा का सारा ऑयलिंग और ये सारा वर्क इसमें आता है। सीवेज वर्क भी आता है, जो लेबर अक्सर सुनते होंगे कि गटर में घुसने से, वो गैस निकलने से जान चली गई या लोगों की डेथ हो गई, सुने ऐसा? दिल्ली और मुंबई ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि बहुत ज्यादा वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाता है। जो चैम्बर, जो हम लोग नाली को यूज करते, घर का पानी जाता है, वो बंद बड़ा बड़ा जो शिवर होता है उसकी सफाई की जाती है। तो कहा कि उन लोगों पे ये एप्लीकेबल होगा ताकि उनको भी क्या मिल सके? फैसिलिटी। क्योंकि कल के डेट में अगर उनकी डेथ या बाकी चीज हो जाती है तो कहा गया कि इफ यू डाइड व्हाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ही नहीं होगा तो उसको मिल पाएगा कंपनसेशन। तो इसीलिए उसको भी क्या रखा गया है? फैक्ट्री के दायरे में रखा गया है। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग व्हाट? पावर। इसको मार्क कीजिएगा क्योंकि इसमें बताऊंगा, ये लॉ में बाद में इंसर्ट किया गया। पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना और ट्रांसमिट करना, ये 3 अलग अलग वर्ड है। जनरेट करने का मतलब होता है पावर ग्रिड जो होता है, जो बड़े बड़े डैम होते हैं जहां से हाइड्रल पानी गिरता है और इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट में क्रिएट होता है, वो हुआ जनरेशन। उसके बाद ये हुआ ट्रांसफॉर्मिंग। वहां से लेकर के दिल्ली जो आएगा, वहां से लेकर के मुंबई जो जाएगा, वो काम हुआ किस चीज का? ट्रांसफॉर्मिंग। वहां से यानी कि अब एनडीपीएल, जिसको अब बोलते हैं यहां टीपीडीएल, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, अगर बिल वगैरह अपना देखते हो तो यहां पे बीएसईएस और टीपीडीएल है। बीएसईएस जो है रिलायंस का है और ये आपका जो है वो टाटा का है। ये जो हम तक पहुंच रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग। तो ट्रांसमिटिंग का काम कर रहा है। टाटा कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे और आपके घरों में क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो तो गवर्नमेंट ज्यादातर करती है, कुछ ही उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, ज्यादा तो गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट से जो खरीद लिया कि मुझे 10 मेगावाट चाहिए, वो हुए ट्रांसफॉर्मिंग करने वाले लोग। उन्होंने उस 10 मेगावाट में से 2 मेगावाट टाटा को दिया, जो दिल्ली शहर में क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ये बनने वाला काम, जनरेशन वाला काम हुआ। बड़े बड़े बांध बना के जो जनरेट किया जाता है वो जनरेट करना। वहां से जो है तब खरीदार आए, होलसेलर कह दीजिए, उन्होंने बोला मुझे दे दो 10 मेगावाट। अब वो किसको किसको बेचेगा? तो वो टाटा पावर को बेच दिया, कुछ बीएसईएस को बेच दिया, ऐसे करके जो जो लोग हो गए। पहले ये नहीं आता था, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। मैं आपको एक केस लॉ भी बताऊंगा कि उस केस के बाद से कहा गया कि ये तो जाती है। देखिए हमारा जितना विजन जा सका, 1948 में आपने एक्ट बनाया, भाई समय के अकॉर्डिंग ही तो विजन जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, उस समय मोबाइल था? सोच के देखिएगा, 1948 की बात करते हैं, नहीं था। तो कंप्यूटर इतना ज्यादा था? तो इसका मतलब बहुत सारा तो ऐसा चीज होगा जिसका हमारे पास विजन ही नहीं होगा। पहले तो कहते थे कि हवा में कुछ उड़ रहा है, तो वो एक ही चीज था और वो था रावण का पुष्पक विमान। अगर रामायण वगैरह जान रहे हो तो, कि उड़ने वाला चीज कभी लगा नहीं था कि ऐसे करके हम उड़ भी पाएंगे। जहाज है ना, उड़ने वाला चीज ही तो हो गया। कहते थे काश इंसान पक्षी की तरह उड़ पाता, लोगों को ख्याल आया। आज की डेट में आप जो पैराग्लाइडिंग और बाकी चीज करते, इक्विपमेंट आया है, बस लगाइए और उसका आराम से पंछी की तरह आप जो है वो क्या करते रहिए,
घूमते रहिए, उड़ते, हाँ बशर्ते आपको डर ना लगे, तब के लिए है। तो इसका मतलब जो चीज उस समय नहीं था वो चीज हमारे दिमाग में आता कैसे? तो हमने इस चीज को उस समय दायरे में नहीं रखा था, लेकिन आज जब आप पढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के ये दायरे में है। तो वो केस भी मैं दिखलाऊंगा, और वो दिल्ली का ही बेसिकली केस भी था। कंपोजिंग, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, यानी हमारा बुक वगैरह का जो प्रिंटिंग होता है, बुक बाइंडिंग समझते हैं? बिल्कुल, बाइंड करना। जैसे आपका कॉपी है, पहले इसके पेज होंगे, फिर ऊपर प्रिंट हुआ होगा, तब उसको स्पाइरल किया गया। कहीं स्पाइरल होता है, कहीं बाइंड किया जाता है, कहीं उस पर कूट जैसे कवर लगते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। उस सबको किस दायरे में रखा? और आप देखिएगा कभी भी अगर चांदनी चौक की तरफ जाइएगा तो वहां पे, या चावड़ी बाजार की तरफ, बहुत ज्यादा बाइंडिंग का काम होता है। और वो सब जो है वो दूर वहां से काम कर रहे हैं, वो सब टैक्समैन पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन, लेकिन वहां लोग काम कर रहे हैं। कहा सबको ऐड करेंगे, और ऐड करके जो है वो उन सबको तब देखेंगे फैक्ट्री हुआ या। इसीलिए आज कोई भी बुक का जो पब्लिशिंग हाउस है वो सब किस दायरे में आ जाता है? वो सब मैन्युफैक्चरिंग और सब फैक्ट्री के दायरे में आता है। उन सारे लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। अब ये बताइए, तो किसी एंगल से नहीं लगता है मैन्युफैक्चरिंग? ये तो गोडाउन हुआ ना, कोल्ड स्टोरेज समझते हैं? जहां पे जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को रखा जाता है ताकि क्या ना हो। कल की है, हुआ था मुंबई में। ओके, विराट कह रहे हैं कि कल की हुए, कल भी मुंबई में हुआ था। कुछ मैंने भी न्यूज सुना था, जो सीवर वगैरह में जो है वो जान वगैरह आती। मुंबई में और दिल्ली, इन दोनों शहरों में बहुत ज्यादा, क्योंकि मेट्रो सिटी में ये ज्यादा होता है। हमारे आपके शहर में क्यों नहीं होता है? शहर मतलब ये मत एक सर दिल्ली आपका शहर नहीं है, दिल्ली में मेरा घर है, सब कुछ है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप दिल्ली से बाहर कोई रूरल एरिया का एक्सपीरियंस हो, जहां आपके दादाजी या कोई और रहते होंगे, तो वहां देखिएगा इस तरह का नाला नहीं होता। ये बड़े बड़े, जहां इंसान, दो दो इंसान घुस जाए, पता ना चले कहां चला गया है। और मूवी वगैरह में नहीं देखते, मूवी में जो बनता है वो कौन है? ये चोर 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 मचाए शोर, किसी का है ये मूवी, ऐसे करके उसमें देखा था, बस गटर के भीतर ही भाग रहा है। और इसमें भी, जिसमें ये ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन है, धूम है ना, 1 2 3 जो भी होगा, 3 4 बने हैं ना, तो उसमें भी जो है वो दिखलाता है, भीतर में लड़ते भी हैं वो, तो वो भी जो है वो गटर के भीतर, मतलब इतना बड़ा बड़ा गटर की इंसान है और इतने इतने पे पानी है, कभी वो भर भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे एक्टिविटी किस दायरे में आ गए? मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ गए। कोल्ड स्टोरेज में जरा सोचिए, वहां पे सिर्फ आपने रखा है चीजों को, लेकिन पता है उसे क्यों फैक्ट्री के दायरे में रखा गया है? जैसे ही मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा, आपको लगेगा सर अच्छा क्या रख दिया, वरना लोग मर जाए। कोल्ड स्टोरेज में बहुत गर्मी होगी, यस, ध्यान से सुनना है, हमें हाँ नहीं मिलाना है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होगा, ठंड या गर्मी? इस समय भी वहां पे सामान रखा जाता है या नहीं? सामान रखने के लिए वहां इंसान जाएगा, रामदीन, राम खिलावन, राम प्यारी भी जाती है, राम दुलारी भी जाती है। और राम दुलारी जाती इसलिए तो रामदीन और राम खिलावन भी जा रहे हैं। बताऊंगा उन लोगों की कहानी, बहुत अच्छी स्टोरी है उन लोगों की, आगे आएगा। अब जो है वो लोग गए और वहां पे जाकर के रखा। जरा सोचिए, हमें आपको ठंड लग रहा है, उन्हें वहां ठंड नहीं लग रहा, हम यहां बैठे फिर भी ठंड महसूस करते हैं। अब बाहर निकल जाइए तो और मजे ले लीजिए, और दिल्ली की ठंडी तो है ही जबरदस्त। अब वहां पे लोग काम करें, वहां पे टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है जब वो रहेंगे, बाकी समय में जब वो काम करें, हर जगह पानी गिरा हुआ रहेगा, क्योंकि जब भी वहां पे प्लांट चलता है तो थोड़ा पानी जो है वो चुप टपकता सा रहता है, ड्रॉप 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 आता रहता है। अब इसके कारण जरा सोचिए, खाली पैर से ठंड में पानी पे पैर पड़ रहा हो, जस्ट इमेजिन। जरा दूसरे का दर्द सोच करके देखिए, तब आपको लगेगा नहीं सर बन जाना है जल्दी से सीएस, ताकि जो इधर उधर कुछ करना ना पड़े। पता है मैं लास्ट में क्यों पढ़ने लगता था? बाद में बहुत पढ़ने लगा था, यानी कि 6th ऑनवर्ड जबरदस्त पढ़ने लगा था। तो 6th ऑनवर्ड फिर मुझे इंटरनेशनल अवार्ड, उस समय 3 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल लिटरेसी कैंपेन में, 8, 9 और 10 में इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिले। एसपी के साथ मैंने काम किया है, मुझे जो है वो 13 दिन का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का चार्ज दिया गया था, क्योंकि मैंने इस तरह के काम किए थे, इतने अवार्ड वगैरह लिए थे स्टूडेंट लाइफ में। मेरे साथ जो है वो 12 पुलिस वाले, आर्म फोर्स वाले होते थे अपने शहर में ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। बाद में जब मम्मा के साथ वो कैंपेन खत्म होने के बाद जाता था ना, तो रिक्शा वाले होते थे, नॉर्मल रिक्शा, अब तो दिखता नहीं वो नॉर्मल रिक्शा, देखा है आप लोगों ने वो लोग जो चलाते थे, अब तो ई रिक्शा दिखता है। तो उसको जब रोकता था कि चलो भैया चलना, हाँ आइए मालिक आइए मालिक, इतना टिंगना सा, मैं सोच रही है, मैंने बोला दुबले पतले को मैं कॉम्प्लेक्स दे दूं, ऐसा मेरा फिजिक था। और तब मम्मा साथ, अरे तुम बदमाशी करने लगे हो, क्योंकि मैं बिहार से हूं बेसिकली।
तो वहां पे जो है वो मस्त चलते है गुंडागर्दी भी, दोनों चीज चलता है। वहां से दो ही तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक ओवर एंड एक्सेस इंटेलिजेंट और एक ओवर एंड एक्सेस बदमाश, तो दोनों तरह के। आप जब झगड़ा करते होंगे देखोगे दिखाएं क्या, वहां पे ऐसे नहीं, देखोगे ठाएं, दिखाएं तो बम। तो ऐसे कॉलेज वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के सेल्फ में किताब भी रहती है। हाईएस्ट पेड जो इस बार हुआ है आईआईटी में, बिहार से ही था बंदा, वो भी मिलेगा। आईएएस आईपीएस में टॉपर देखिएगा, वो भी वहां से रहेंगे। एक मैं भी हूं थोड़ा बहुत कर करके, और दूसरे आपको वो भी दिखेंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अपने सेल्फ में जो है वो पिस्टल भी रखेंगे और 2-4 बम भी रखेंगे, कि अगर कोई एकाएक ज्यादा लोग आ गए तो मम्मा को लगता था कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि उसमें पापा की पोस्टिंग बिहार में ही थी। मैं पूरा इंडिया घुमा हुआ हूँ, पापा के साथ ट्रांसफरेबल जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। तो उनको लगता था कि ये बदमाशी तो नहीं करे, क्योंकि वो लोग ऐसे करके, मतलब नहीं, ये चीज हुआ था इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको लगता है कि अभी भी मैं साहब ही हूं, लेकिन वो कितने दिन के लिए था, जस्ट फॉर 13 डेज के लिए। इच्छा तो होती थी, तो तब बोला गया था। मैं नहीं बोला कि जब पढ़ता नहीं था तो पापा ये कहते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो ये काम करोगे, दिखा देते थे रिक्शा वाले को, दिखा देते थे जिनकी स्थिति क्या है, थोड़ी खराब है। बोला बाय गॉड अब क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ना ही है। एक दिन ऐसे ही मैंने वही वाला चीज अपने बिटिया पे अपनाया। पढ़ती है मेरी बिटिया, अब वो भी इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह में जो है वो उसका रैंक 1 रहा है 8 सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट में। तो जो पापा ने मेरे साथ किया मैं उसके साथ कर रहा हूं, पीटता नहीं हूं। मजाल है, आपने अगर उसे जोर से बोल दिया, जितने जोर से आप बोलेंगे वो यही समझती है कि जैसे आपको बोला जाए आपको क्या करना है वैसे ही क्या करना है, रिप्लाई देना है। छोटे में भी पढ़ो, त्यों पढ़ूं, त्यों पढ़ूं, अच्छा जो बोलेगा उसका उल्टा, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मैं तो अपना खेलूं, त्यों पढ़ूंगा, त्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे करके अब यहां पे कह रहे हैं कि ये सारे के सारे फैसिलिटीज हमें किनको देना है, वर्कर को देना है। जब वो किस दायरे में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब जरा फैक्ट्री को दोबारा से करते हैं कि हम कहां पहुंचे फैक्ट्री में। अगर किसी भी जगह पे कौन सा एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, पहला काम। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देख लिया हमने, ये सारा कुछ किसमें आया, इनमें से कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर हो रहा है किसी जगह पे, तो अगला चीज हमें चेक करना है कि क्या ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ उसी जगह पे हो रहा है या इसके विंग्स भी हैं। तो कहा कि इसके विंग्स भी है, तो जितने भी विंग्स हैं उन सारे विंग्स में जितने लोग काम करते हैं उनको क्या कर दो, क्लब कर दो, ऐड कर दो। कर दिया। करने के बाद चेक करेंगे कि क्या उस इनमें से कोई भी उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को करने के लिए अगर वो 4 जगह भी काम हो रहा है तो क्या किसी भी एक जगह उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है। यस। कितने लोग चाहिए, नहीं, इनमें से किसी भी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो नहीं हो रहा है, लाइटिंग के लिए हो रहा है। तो कितने चाहिए कम से कम, और ये क्या पूरे 12 महीने चाहिए, नो, पूरे 12 महीने में, पिछले 12 महीने में एक भी दिन, एक भी पल के लिए, लेकिन वो इंप्लॉयमेंट कैसा हो, रेगुलर हो। अब ये समझने की बात है, एक भी दिन और एक भी पल के लिए रेगुलर इंप्लॉयमेंट तो नहीं होगा, लेकिन मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आज ही अगर मैं रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुआ तो अभी मैं काम करूंगा 5 साल तक, तो कल तक जो है वो पोजीशन फैक्ट्री की नहीं हो सकती है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा उसका पोजीशन। इसीलिए जब आप ऑडिट करने जाएंगे, और आखिर आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये फैक्ट्री आपको बहुत सहानुभूति, आपको एनजीओ चलाना इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्या, लेबर लॉ। लेबर लॉ का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये ऑडिट आपके पास है। तभी तो मैं गरीब आदमी 2-2, 3-3 कोर्सेज क्यों किया, पापी पेट के लिए। अगर इस डिग्री से ना से तो उस डिग्री के तहत क्या कर लूं, ऑडिट कर लूं। जैसे अगर आप जो हैं वो चार्टर्ड हैं, सीए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। आप अगर सीएस हैं तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हैं। प्लस जितने भी तरह के, देखिएगा जब सिक्योरिटीज लॉ में आएंगे तो वो ऑडिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी करता है। जितने भी तरह के डिपोजिट सेबी के तहत होने वाले सारे काम किसको दे दिए गए। अब रीजन बस इतना ही है क्योंकि आपको लॉ ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपका प्रैक्टिकल पेपर फिर कम कर दिया गया, मतलब 8 की जगह 7 पेपर जो हुआ है, एक प्रैक्टिकल ही कम करके दोनों को एक में मिला दिया गया है। और लॉ के पेपर क्या किए जा रहे हैं, ज्यादा किए जा रहे हैं, उसका डेप्थ और भी बढ़ाया जा रहा है। रीजन, आपको इसी बेसिस पे क्या करना है, काम करना है। तो अब जो है वो हमने जो है वो सारा कुछ अगर पढ़ लिया तो ही हम उसका क्या कर पाएंगे, ऑडिट। और ऑडिट के लिए जाएंगे तो पहला चीज, क्या ये फैक्ट्री है, चेक कीजिए, हाँ है
तो आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो देखेंगे कि ये कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। और वो चेकलिस्ट कब तैयार होगा, जब हम आगे देख लेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड क्लियर है। चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड क्लियर है। और एक वर्ड यहां जो आया था वो हमारा क्या था, इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स। और प्रिसिंक्ट्स के बारे में जो है वो हमने बात की थी कि कोई भी ऐसा, चाहे प्रीमाइस का मतलब हुआ वो जगह आपका क्या हो, खुला हो, किसी भी तरह का हो, वो प्रीमाइस कहलाया। प्रिसिंक्ट्स का मतलब हुआ जो क्या है, बंद है। तो इन्होंने कहा भैया बंद रहे या क्या रहे, ओपन रहे, वो दोनों के दोनों चीज को हम ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे सर तो इतना छोटा सा बात के लिए ये 4 पॉइंट क्यों दिया है, जरा सोच के बताइए। हमें चीजों को समझना है ऑडिट करने के लिए और जानकारी के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा था मैन्युफैक्चरिंग, अब मुझे सही से बताइए, आपको मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल दिमाग में था, लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग आपके पास था। आपसे मैंने पूछा, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग पता है, लेकिन देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग था। वैसे ही हम प्रीमाइस और प्रिसिंक्ट्स की बात करते हैं, अगर पूछ दिया 2 मार्क्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रीमाइस एंड प्रिसिंक्ट्स, क्या करेंगे, दिक्कत होने लगती है। और उस समय कितने भी बड़े आप ज्ञानी हैं, उससे मार्क्स नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा। इसीलिए आपको समझा दिया, माइंड में भी दे दिया, और यहां पे पॉइंट में देखिए लैंग्वेज में जो है वो लिख दिया पॉइंट मैनर में। अगर हम पॉइंट मैनर में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा, वो सिखाऊंगा, वो समय आएगा, थोड़ा ही सा जैसा पढ़ा दूंगा फिर बताऊंगा कि पैराग्राफ में लिखें या क्या लिखें, पॉइंट्स में लिखें। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स में लिख दिया। चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम फैक्ट्री समझ चुके, प्रिसिंक्ट समझ चुके, इसका तो फैक्ट्री का कोई भी पहलू ऐसा नहीं जो हमें नहीं पता है, चाहे उस वो में प्रिसिंक्ट्स वर्ड आ जाए, चाहे कौन सा वर्ड आ जाए, चाहे वो कौन सा प्रीमाइसेस हो, प्रिसिंक्ट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब आ गया। अब कह रहे हैं अगर ये सारे चीज हो रहे हैं, मान लीजिए एक होटल है, उस होटल में खाना बन रहा है, मेकिंग हो गया, नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तो हो गया। वहां पे पावर का इस्तेमाल होता है खाना बनाने में या नहीं, सारे ओवन, सारे इक्विपमेंट आजकल किस पे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, और प्रीमाइस प्रिसिंक्ट्स का भी मतलब आ गया, क्लोज भी रहता है सारा। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में वो फैक्ट्री कहलाया या नहीं, वहां जो काम करते हैं उनके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं, एकदम साफ साफ बोलिए जो पता है। ये नहीं सोचेंगे कि अरे सर ने पूछा है तो कुछ और होगा, पहले लॉ जैसे पढ़े वैसे चलिए, बिल्कुल होगा, हाँ या ना। अगर हम चाहते हैं कि वो जगह जो है वो फैक्ट्री के दायरे में नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट एक्सेप्शन इन लॉ। लॉ में आपको लिखना पड़ेगा कि इसके ऊपर फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल या इसे हम फैक्ट्री। अब आप कहेंगे सर ऐसा जो है वो क्यों करने देंगे, फिर तो जाती हुआ वहां लोगों के साथ। सोच के देखिए, अगर किसी चीज को फैक्ट्री के दायरे से हटाया जाएगा तो क्यों हटाया जाएगा, और रेगुलेटरी बॉडी क्यों अलाउ करेगी। आखिर रेगुलेटरी बॉडी ने ही ना कानून बनाया, लेजिस्लेचर ने ही तो कानून बनाया, तो उसमें एक्सेप्शन क्यों डालेंगे। सिर्फ उसी समय जब जो फैसिलिटी उन्हें देना है वो अगर कोई दूसरा एक्ट के जरिए ऑलरेडी मिल रहा है, तो क्या 50 एक्ट को उसी चीज पे एप्लीकेबल करना जरूरी है। अदरवाइज इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक ही चीज पे बार बार प्रोविजन को लगना को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। टैक्सेशन में ये वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट, कि यहां भी टैक्स लगा दिया और उसी चीज पे क्या कर दिया, आगे भी जो है वो टैक्स लगा दिया। तो यहां पे इन्होंने बोला कि इन चीजों के ऊपर, यानी कि ये चीज किस दायरे में नहीं आएंगे, जरा रीड आउट कीजिए, सबसे ऊपर क्या है। अब वर्ड बताए मुझे, रेलवेज गवर्नमेंट की है या नहीं। जब आईडीआरए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, आज ही वर्ड नहीं किया था जी, 1951। ये बेसिकली जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेंगे, मतलब कोई भी और आकर के वो काम नहीं कर सकता है। सुना है रेलवे कोई प्राइवेट प्लेयर का है, और एविएशन मतलब हवाई जहाज दुनिया भर के हैं, नहीं है। लेकिन भारतीय रेल के अलावा कोई और रेल है जिसका टिकट आप लेते हैं, आईआरसीटी से ही सब रिजर्व करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो गवर्नमेंट इसमें बोली है कि ये पब्लिक सेक्टर की है, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे। तो इन्होंने इसके लिए खुद से जो है वो रेलवे ट्रिब्यूनल एक्ट से लेकर इसमें डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें भी कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, उसका भी जो है वो अलग से ट्रिब्यूनल बना ताकि फैसला क्या आ जाए, जल्दी आ जाए। अभी आप एक इशू सुने होंगे 3 दिन पहले, अगर कहीं न्यूज वगैरह आप सुनते हो तो, कि एक कोई पर्सन रेलवे से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, वो ट्रेन के भीतर बैठा हुआ था,
स्टेशन का नाम मैं भूल रहा हूं कौन सी जगह, वहां पे ना ट्रैक पे कुछ काम हुआ था, और काम होने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होते जिससे ऐसे करके पत्थर वगैरह एडजस्ट किए जाते हैं, बहुत नुकीला ये सब होता है, वो रखा हुआ था। लगभग 120 या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन वहां से क्रॉस करी थी, वहां रुकना नहीं था, तो वो तो बीच वाले ट्रैक से क्रॉस करती है। वो जो रखा हुआ था वो ट्रैक पे, अगर ये आपका ट्रैक है और इस ट्रैक पे जो है वो ट्रेन अगर जा रही है, और फिर इधर भी ट्रैक रहता है, और यहां नहीं पत्थर वगैरह ठीक एडजस्ट किया जाता है, इसके क्लिप वगैरह लगाए जाते हैं, तो लगाने के बाद इंस्ट्रूमेंट यहां रखा हुआ था, और रखने वक्त गलती से इसे इतने दूर से बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि ट्रैक से थोड़ा बाहर ट्रेन चलती है, थोड़ा भीतर था। अब उस पर जब ट्रेन आया तो उस पर पड़ गया हल्का सा, अब सोचिए कुछ ऐसा, और यहां पड़ गया, वो वहां से छिटका, इंजन पे पहले टकराया, छिटका, और छिटकने के बाद पोल जो लगे होते हैं जिसपे लाइन जाती है, उससे टकरा टकरा करके खिड़की से भीतर आ गया, और एक बंदे के यहां से पूरा का पूरा जो है वो काट दिया, मर गया, और वो जा करके फिर गत सा गया पीछे सीट में। अब आप अंदाजा लगाइए वो कितना स्पीड में आया होगा, वो चक्का से जब टकराया होगा। ऐसे आप रोड पे भी कभी कभी देखिएगा कि किसी कार वगैरह से जो है जब पत्थर टकरा करके आता है, अगर रोड पे रहा, बड़ी तेज चोट लग जाती है और उसकी डेथ हो गई। उसमें जो है वो अब अलग एक्ट बना हुआ है, आईपीसी जो लगना था वो लगना था, उसके अलावा तुरंत कंपनसेशन दिया गया, चीजों को दिया गया। क्यों? अगर बाकी एक्ट के तहत लेकर के चलते तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक और तारीख, और इंसान बन गया तारीख। तो इसीलिए इसके लिए उन्होंने अलग से ट्रिब्यूनल बनाए हुए। और ये आप लोग विश्वविद्यालय कभी गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास? दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे आप बढ़िएगा यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आपको जो वहां पे रेलवे ट्रिब्यूनल का ब्लैक कलर कैसे करके पट्टी दिखेगा, बहुत बड़ा सा वहां ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ये इसीलिए बता रहा हूं कि जब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा तो वो जिक्र होगा, फिर बोलिएगा आप ही पढ़ाएंगे, हाँ उसमें भी आप मुझे ही झेलेंगे, तो वहां पे फिर बात करेंगे, उसे कोरिलेट करेंगे। तो इसको फैक्ट्री के दायरे से क्या रखा गया? कोई गुनाह किया गया? जो वहां काम कर रहे हैं उसको उससे बेहतर प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं या नहीं? क्विक प्रोटेक्शन दे रहे हैं या नहीं? इसीलिए कहा कि इसलिए इसको इस एक्ट के दायरे से क्या कर दो, बाहर कर दो। माइन, हमारे पास अलग से माइनिंग का कानून है, और अक्सर आप सुनते होंगे माफिया वगैरह ये सब भी बहुत एक्टिव रहते हैं माइनिंग वगैरह में। कुछ कुछ केस में तो ऐसा सुनेंगे कि इंस्पेक्टर वगैरह को जो माफिया वालों ने मार दिया जब रोकने के लिए गए, जो कोयले वगैरह की खुदाई और बाकी चीज करते हैं। वहां पे जो मजदूर अंदर पानी वगैरह में जाते हैं उनको अलग तरह का जो है वो फैसिलिटी देना पड़ता है। कहा गया कि वो बाकी फैक्ट्रीज एक्ट में उतने अच्छे से कवर नहीं होता है, क्योंकि उतने दूर तक हम नहीं सोच पाते हैं। लेकिन माइनिंग वगैरह में कहां केमिकल निकल रहा है, कहां क्या निकल रहा है, इसके अकॉर्डिंग सिलेंडर देना है। अब ये थोड़ा बोला जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके जो है वो लेबर काम करेगा, लेकिन अगर माइनिंग में वो काम करता है तो माइनिंग एक्ट के तहत लिखा हुआ है कि अगर कोई माइंस के नीचे जाएगा और माइंस इतना तक खुद चुका है तो ये इक्विपमेंट लेकर के जाएंगे, और अगर इतने गहराई पे है तो इतना लेकर के जाएंगे। चांसेस है कि अब पानी तक निकल सकता है, तो उस समय जो है वो जैकेट पहन के जाएंगे जिससे आप डूब ना सके। और हमेशा वहां पे होस्ट लगे हुए होंगे। होस्ट का मतलब होता है, दिखाऊंगा, लिफ्ट की तरह का चीज होता है जो कि बहुत तेजी से ऊपर आ जाए, टेम्पोररी लिफ्ट कह दीजिए, इमेज दिखाऊंगा, आएगा इन चीजों में। तो इसके लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ा, तो क्या बोला, इसको किस एक्ट से बाहर निकालो? तो माइंस में जो काम करते हैं वो ऑलरेडी इस एक्ट में इससे बेहतर प्रोटेक्शन है या नहीं? अब एक चीज बताइए, सही किया या गलत किया? अगर इससे कम प्रोटेक्शन रहता तब अगर बाहर करता तो जाती होता उन लोगों के साथ या नहीं होता? किन लोगों के साथ? जो लेबर वहां काम करते, तो बोलते भैया हम यहां नहीं करेंगे, इससे अच्छा हम उसी जगह काम करेंगे जो किस दायरे में आए, फैक्ट्रीज एक्ट के दायरे में आए। मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जो होते हैं, जैसे अभी हमारे जो है सियाचिन बॉर्डर पे चाइना के साथ जो है, या आपका जो है बारमूला पोस्ट पे, कश्मीर, अलग अलग जगह पे सुनते होंगे न्यूज वगैरह, ये सब चीज आप देखते होंगे। वहां पे आर्म फोर्सेस के जो है वो यूनिट होते हैं। मोबाइल यूनिट इसलिए उसे बोलते हैं क्योंकि उनका वहां पे जो है वो परमानेंट कैंप नहीं है। आज यहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो वो जो है वो टैंक वगैरह जो जहां सब लगाया और वहां पे रह गए, तो वहां भी रह गए, तो वहां पे भी काम करने वाले 20, 30, 50 तो हो ही जाते हैं। कहा गया यहां पे वो एक्ट नहीं चलेगा, उनका अपना आर्म फोर्सेस का कानून बना हुआ है। अगर सुविधा भी देनी है तो क्या करेंगे, उसी तहत देंगे, इंडियन आर्म फोर्सेस के अकॉर्डिंग, और उनको पेनलाइज भी करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि फैक्ट्री एक्ट के तहत उसको क्या कर देंगे, पेनलाइज। आप कैसा, लेकिन ये बात क्यों आई? बात इसीलिए आई क्योंकि वो भी जब वहां काम कर रहे हैं तो वहां भी जाकर के कितने बार आप सुनते होंगे आर्म फोर्सेस जाकर के जो है वो रोड को ठीक कर रहे हैं,
हो गया ना कंस्ट्रक्शन। कितने जगह जाकर के घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, डेमोलिश कर रहे हैं। और उस समय डेमोलिश करने के लिए आर्म फोर्सेस को इसलिए बुलाया जाता है ताकि कोई वायलेंस ना हो। तो मुझे बताइए, जो काम मजदूर कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आप तो मेकिंग, ऑल्टरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब किसमें आता है? मैन्युफैक्चरिंग में। और वहां पे 20 लोग, 10 लोग, वहां पे तो 100 लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में ये आता है नहीं आता कि यहां फैक्ट्री एक्ट, और नहीं कुछ लिखा रहता तो लगता या नहीं लगता? बिल्कुल लगता। लॉ तो यही तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अगर नहीं कुछ लिखा हो इसका मतलब उस पर ये एक्ट लगेगा या नहीं? और अगर नहीं लगाना है तो एक्सप्रेसली क्या कीजिए। और देखिएगा, इसी पे एक आपको मैं मैगजिम पढ़ाऊंगा। मैगजिम बोलते हैं फ्रेज को, लेटिन वर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे हम लोग फ्रेज कह देते हैं ना, मुहावरे, वैसे ही वो लेटिन मैगजिम कहलाता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्रेसली अगर किसी चीज को आपने इंक्लूड किया है तो इसका मतलब बाकी जगह से एक्सक्लूडेड है, और अगर आपने किसी चीज को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया है तो इसका मतलब उस पर ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। होटल आ गया, ईटिंग प्लेस और रेस्टोरेंट, क्योंकि इसके ऊपर फूड अल्टरेशन एक्ट वगैरह अपने ही जो है बहुत सारे कानून क्या किए हुए हैं, बने हुए, इसलिए इसको किस दायरे में नहीं रखेंगे। क्लियर है ये बात? अब जाकर के आप फैक्ट्री को जान रहे हैं। अभी तक इस एक्ट में सिर्फ हम क्या जाने हैं कि भाई फैक्ट्री क्या है। तो फैक्ट्री किस जगह को कहेंगे, अब क्लियर है? किसी भी जगह जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कौन सा? इनमें से कोई भी एक्टिविटी जो है वो क्या हो रहा हो रही हो, कोई भी एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी हो रहा है, इस एक्टिविटी चाहे वो जो है वो क्लोज एरिया में हो रहा हो या क्या हो रहा हो, ओपन एरिया में हो रहा। कहा कि ये एक्टिविटी जिस भी एरिया में हो रहा हो, चाहे वो प्रीमाइसेस हो, क्या हो, प्रिसिंक्ट्स। तो हमने प्रीमाइसेस और प्रिसिंक्ट्स भी जो है वो डिटेल में देख लिया। कहा कि इनमें से कहीं भी हो रहा, और अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो ये संख्या, नहीं हो रहा है तो ये संख्या। ये काम जिस जिस जगह हो रहा है सबको ऐड करके इस काउंटिंग को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। और पिछले 12 मंथ्स में उनका पोजीशन देखेंगे, बशर्ते उन सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसा हो, रेगुलर हो, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट ना हो, टेम्पोररी बेसिस पे ना हो। और इनमें से कोई भी चीज, अब फैक्ट्री तो कह दिया, लेकिन वो इनमें से कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब फैक्ट्री के देखिए, इतना ज्यादा मैंने भौंका है सिर्फ इस चीज के लिए कि फैक्ट्री में ही अगर गड़बड़ी रहेगा तो आगे काम कौन सा करेंगे, प्रोविजन अप्लीकेबल है या नहीं, उससे पहले ये तो देख लीजिए। आपने सब पढ़ लिया, कितने लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पावर का इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा अच्छा, कौन सा जगह है, खाना बनता है यहाँ पे, अच्छा अच्छा, चलो भाई फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगाते हैं। मुक्का ना मारे वो आपको जो ऑडिट पे बुलाया है। आप सारे उसको कॉन्ट्रावेंशन दिखला रहे, किस एक्ट का, फैक्ट्रीज एक्ट का। क्या उसके ऊपर ऑडिट में ये अप्लीकेबल था फैक्ट्रीज एक्ट? हो सकता है वहां मिनिमम वेजेज एक्ट अप्लीकेबल होगा, ये नहीं कि लेबर लॉ का कोई एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। वहां पे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लीकेबल है, पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है, बट वहां पे ये वाला जो है वो प्रोविजन अप्लीकेबल फैक्ट्रीज एक्ट का नहीं है। क्लियर है ये चीज? अब ये जो हमने सारा प्रोविजन पढ़ा है, जो चीज पढ़ा है, इसी के बेसिस पे जो है मैं आपको जो है वो कुछ केस देता हूं, और ये केस आप पहले खुद लिखेंगे और आंसर जो है वो क्या करेंगे, देंगे, और तब इस पे हम लोग बात करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब पहले आप इससे पहले के चीजों को लिखेंगे, मैं क्लीन कर दूं। ये आपका लिखा हुआ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखा हुआ नहीं है, और ये लिखा हुआ नहीं है। ये तो लिखा था आपने, ठीक है। तो ये प्लेसेस नॉट कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रीमाइसेस एंड प्रिसिंक्ट्स, और ये लिख लेंगे, और आपके आंसर दिमाग में रहने चाहिए, उसके बाद फिर मैं बढ़ूंगा। तो अब आप पहले यहां तक फटाक से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे। हाँ जी, नमन, विराट, बाकी जवान, अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो प्लीज पूछते जाएंगे। यहां तक सब क्लियर मानू? आप लोग भी जब लिख लेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे डन लिख देंगे ताकि हम नेक्स्ट पे आते चले जाएं।
जी, दूल्हे पतले लिख लिए? डन? ठीक है, करके बताएं। छोटे में जैसे आप लोग लिख रहे हैं, कुछ दिन बाद मैं भी ये खेल खेलूंगा कि कौन राजा बना, जो पहले लिखा वो राजा बना। तो आप कहिएगा सर राजा बनने से क्या होगा, कोई बादशाहत तो मिलेगी नहीं। ऐसे ही छोटे में मम्मा क्या गेम करती थी, छोटे में सही क्या था, बच्चा बच्चा ही रहता है। तो मम्मा बोलती थी जो पहले खा लेगा ना वो राजा कहलाएगा। आइला, जैसे राजा कहलाने से क्या होगा। अब उसमें मम्मा गेम क्या करती थी, अगर पापा ट्रेनिंग वगैरह पे गए हुए तो मम्मा को दोबारा रात में ना बनाना पड़े खाना, क्योंकि हमारे खाने में होते थे नखरे, और दिन का चावल वगैरह बचा हुआ, ये गरीबों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों की ये बात नहीं है। तो मम्मा क्या करती थी, उसी चावल वगैरह को फ्राई वगैरह की, दाल वगैरह मिला दिया, और खुद से जो है वो ऐसे करके सबको दे दिया लगा करके, और बोल देती थी ये चिड़िया का है, ये तोता का है, ये मैना का है, ये कबूतर का है, ये है। देखते हैं कौन सबसे पहले खाएगा, जो पहले खाएगा वो क्या बनेगा। तीनों मूर्ख, तीनों भाई बहन, वैसे सब अच्छे अच्छे, भाई भी जो है वो यूपीएससी में है, बहन भी अच्छे ये पे है। लेकिन सोचिए हम लोग कैसे थे, राजा बनने के लिए क्या करते थे, जल्दी जल्दी खा लो, जबकि वो खाना खिलाने में मम्मा को अपनी मम्मा का याद आ जाता, क्योंकि चावल दाल तो खाते नहीं। तो वैसे ही अब देखना रहेगा कि राजा कौन बनता है। आप ये सर आपने तो कहानी सुना के गड़बड़ कर दी, हम तो वैसे ही तेज हैं, ऊपर से हमें पता है कि इससे कुछ मिलना तो है नहीं, तो हम पहले लिख के राजा क्यों बने। तो फिलहाल दुबले पतले बने थे राजा, राजा भी है तो कौन है, दुबले पतले। इसके आंसर आपको खुद सोचने हैं, तब मैं आपसे बस पूछूंगा, क्योंकि सब कुछ मैंने बताया हुआ है। देखिए क्या किस जगह पूछा जा रहा है। दो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ, और आपको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक स्लाइड दिखलाया हुआ है। उससे जाएंगे, ऊपर वाले में क्या कहा है, किसका यूज होगा वो आप देखिए। जो हम लोगों ने प्रीमाइसेस एंड प्रीसिंक्ट्स वाला स्लाइड पढ़ा है, उसका शायद यूज है सबसे ऊपर वाले में। अभी आपको सिर्फ यस नो ही बताना है। नहीं, अभी नहीं लिखना है, क्योंकि रीजन वैसा नहीं, और मैं केस लॉ दूंगा ना जो इससे आएगा। अभी मुझे आप आंसर करेंगे, इसके लिए यस या नो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या है क्लियर, यस नो कर लिया, ठीक है। चलिए बाकी जो बच्चे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले मैं आ रहा हूं, विराट, नमन और बाकी बच्चे, आपका भी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आना चाहिए, कहां यस और कहां नो। फर्स्ट क्वेश्चन, सम वर्कर वर्किंग एट सी फॉर सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वेदर दे आर विल बी कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और नॉट, यस और नो। यस, अब मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन।
ये कहां से आपने यस किया? कोई तो प्रोविजन होगा, कोई तो ऐसा चीज होगा जो, क्योंकि देखिए ये केस लॉ है। अब इसको आंसर करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्रोविजन। अगर ऐसे ही पूछ दी, ठीक है, ठीक, इसका मतलब अब देखिए इसको हमें लैंग्वेज देना है, टुकड़े टुकड़े में आप जगह तक पहुंच रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन क्लियर है। अगर बोलूं तो किसी का भी जवाब नो नहीं है, सबका जवाब क्या है? यस है। लेकिन ये यस जो है, इसी यस को हमें लिखना पड़ेगा अगर ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के होंगे तो अब जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है प्रोविजन को लिखना, क्योंकि जिस प्रोविजन के बेसिस पे वो क्या हुआ है? यस हुआ है। तो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में चाहे वो सी पे काम करे, क्लोज में करे या प्रीमाइसेस में करे, वो सब जगह जो लोग काम करते हैं वो किस में कवर होते हैं? क्योंकि वो लिखा हुआ है फैक्ट्री इंक्लूड्स व्हाट? प्रीमाइसेस एंड फिनिशिंग्स। जहां भी कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो, और हमें पता है ये मैन्युफैक्चरिंग के भीतर आता है, क्योंकि मेकिंग भी आता है, ऑल्टरिंग भी आता है, रिपेयरिंग भी आता है, प्रोसेसिंग भी आता है। तो वो इन सारे दायरे से किस में आ गया? हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। और वो जगह किस में आ गया? फैक्ट्री में। तो वहां पे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। वेदर टोबैको लीव्स प्रोसेसिंग शैल बी कंसीडर। क्या होता है टोबैको लीव्स का मतलब? यहां पत्ता है, छुट्टी नहीं है। अच्छा, दोनों के स्पेलिंग सेम होते हैं अलग अलग? वो एफ होता है, लीव। तो यहां पे जब हम कह रहे हैं कि लीव्स, यानी ये जो है वो आपके, ये जो है वो पत्ते ही हैं आपके। वीएस इसलिए लगा है क्योंकि उसको हमने जो है सिंगुलर को क्या बनाया है? प्लूरल बनाया है, इसीलिए। तो ये जो है जो आपके टोबैको बनते हैं, जो बाबा या और भी चैनी खैनी, चैन से मजा लो, या जितने भी तरह के ये सब होते हैं, दिलवाग गुटखा, तो ये मैं कुछ नहीं खाता। मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता। क्लास 3 के बाद से चाय कॉफी नहीं पिया। किसी ने बेइज्जती खराब कर दी तो उस दिन से भीष्म पितामह की तरह संकल्प ले लिया कि आज से चाय कॉफी। सुनेंगे दुख भरी कहानी? छोटा था, क्लास 3 में था। बोलिए ये लो, सुना दो, कर दो हम पे एहसान। ऐसे तो हम आपकी बात सुन लेते, ऐसे मूड तो नहीं है सुनने का। तो क्लास 3 में था उस समय। क्लास 10 में एक भैया पढ़ते थे, वो आए हुए थे। अक्सर कोई मोहल्ले में आते थे और वो अगर पढ़ने में तेज हैं तो मम्मा लोग उनको बड़े भाव से बुलाती थी कि आइए थोड़ा बच्चों को ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों को यही एक चीज है सबसे ज्यादा चाहिए। वैसे तो ज्ञानवान ये बहुत है पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजों में। तो वो आए थे, तो उनके साथ और भी लोग थे। तो मम्मा चाय बनाई तो उनको भी दी और बाकी लोग को दी। जब मम्मा चाय पीती तो मम्मा थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देती थी। चाय अलाउ नहीं था, बच्चे चाय पियेंगे। ये बात है उस समय की, जब मैं छोटा था। तो अब अंदाजा लगाई कितनी पुरानी बात होगी। तो हमें लॉ को उस समय के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मम्मा भूल गई देना बातों बातों में। अब उनकी फ्रेंड वगैरह थी तो भूल गई। अब शुरू मेरा पैर पटकना गंदे वाला, तुम तो गंदी मम्मा हो, ये हो, दिस हो, डैश हो, फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, जो हो। क्योंकि जो सुना सकते हैं सिर्फ किनको? मम्मा को। पापा तो मुक्के में बात करेंगे। तो इसीलिए जो है बोले। अब जो उस भैया ने सुन लिया, बोले कि कैसे बच्चे तुम हो। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, उस समय 10 बड़ा था। अब वो कभी मिले तो मैं उन्हें बताऊं कि क्लास 10 करने के बाद मैंने जो है वो सिर्फ 15 साल की और पढ़ाई की है, सारे कोर्सेज मिला करके। और आपने उस समय मुझे इतना जलील किया, लेकिन अच्छा किया। और मैं चाय नहीं पीता और तुम चाय पीने के लिए करते हो। उसी दिन से क्या कसम खाया? आज के बाद चाय या कॉफी ये भी खा लिया, ना चाय ना कुछ भी चीज जिसको इस दायरे में रखते हैं वो चीज जो है वो नहीं। और ड्रिंक तो करता नहीं, मतलब पानी छोड़ करके। तो इसीलिए करता नहीं, लेकिन ये पता तो है बहुत सारे जगह ऑडिट पे गए हैं जहां पे जो है वो लिकर वगैरह बाकी जैसे को वो भी तो कंपनी ही बनाती है। तो जो टोबैको आपका होता है उसको पहले पत्ते को जो है वो टुकड़े टुकड़े में काटा जाता है। पत्ते होते हैं पौधे से, सोचिए यही पौधा जिससे आप साग भी खाते हैं। साग समझते हैं? पालक, बथुआ, मेथी से सब सरसों साग ही है, वो भी है। और सोचिए एक पत्ता है जिससे टोबैको भी। तभी बोलते हैं कि जंगल में अगर आप गए तो कोई भी चीज जो फल जैसा दिखे वो जहर भी हो सकता है, जब पत्ते में इतने का अंतर है। तो उसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है। ये काम जो होता है वो ज्यादातर ट्राइबल लोग करते हैं। आपके सर ट्राइबल आप क्यों बोल रहे हैं? ट्राइबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जंगल के आसपास रहते हैं, वहां से ही चीजों को। तो अब पत्ता तो भाई
जंगल में ही लगाया जाएगा ना, उसे वहां तोड़ा जाता है और वहीं पे पहले उसकी प्रोसेसिंग कटिंग कर ली जाती है, क्योंकि उसे सुखाना पड़ता है। और वो शहरों में किनके छत पे जाके सुखाइएगा, तो उसके लिए उसी जगह पे सुखाना है, कट करना है। अब वो काम जो कर रहे हैं वो फैक्ट्री से बहुत दूर है, आप खुद देख लीजिए, शहर से बहुत दूर है। इसीलिए ये पूछा गया क्या उनके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, उनको फैसिलिटी दी जाएगी? कहा दिया जाएगा, क्योंकि वही टोबैको जब आएगा कंपनी में वो पत्ते को, तब उसको और प्रोसेस नीट किया जाएगा, और तब जो है वो विमल केसरी ये सब जो बनता है, तो ये सारा एडवर्टीजमेंट वगैरह उसके बाद निकलेगा ना, तो कहा वो सब किस दायरे में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। और वहां पे सारे प्रोविजन क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे, बशर्ते कितने लोग काम कर रहे हो, 10 या 20 वाला कंप्लायंस पूरा हो रहा हो। कटिंग वुड और कन्वर्टिंग द वुड इनटू प्लैंक्स। प्लैंक्स का मतलब होता है जो ये जो तख्ता बना, इसे ही प्लैंक्स कहते हैं। वो बीच से चीरा जाता है मशीन में और ये बनते हैं इससे, ये जो आप देख रहे प्लैंक्स जैसा। तो कहा गया कि कट करना वुड को, वुड कह रहे, ट्री नहीं मैं कह रहा हूं, कटिंग वुड्स। वुड्स और ट्री में अंतर है, जब ट्री कट गया तो क्या बन गया? वुड बन गया। तो ये जो वुड हमारा है, इस वुड को जब हम क्या कर रहे हैं, प्लैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे मानेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इस दायरे में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जबकि आप देखते होंगे ये काम फिर जंगलों में होता है, जहां पे कटाई मतलब लाइसेंस लेकर के जो कर रहे होते हैं वहीं पे कटेगा, तब जाकर के जो है वो आएगा आपका यही कृति नगर मार्केट और सब जो मार्केट है, तब यहाँ जो है वो आप अपने डिजाइन की चीजों को क्या करते हैं, बनवाते हैं। तो यहां पे भी जो है वो आंसर क्या निकला, यहां पे और यहां पे। अब देखिए केस लॉ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप आंसर करने लगेंगे तो आंसर करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है प्रोविजन। प्रोविजन और प्रोविजन से पहले हम लिख देते हैं रेलिवेंट प्रोविजन। प्रोविजन तो सारे चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, जो उससे रेलिवेंट प्रोविजन है वो पहले लिखते हैं। फिर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन उसको कोरिलेट करेंगे। हमारे केस में सॉल्ट दिया है तो सॉल्ट वाले कंपनी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देते हैं केस लॉ, इफ एनी, अगर कोई हमें याद है तो, कोई केस लॉ जो हमें याद है उसका नाम देते हैं, अगर याद है तो। अगर नहीं याद है तो इस पार्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन क्या गलत नाम दे देंगे? नो। आपके यहां इतने केसेस होते हैं, कैसे नाम याद होगा? बिल्कुल सही है। अगर आप भी मुझे कहे कि उतने केसेस जानने के बाद, इतने दिनों से पढ़ते पढ़ाते हुए, तब आज भी मुश्किल से 5% केस का नाम हमें पता होगा। आप कहेंगे सर ऐसे मत बोलो, फिर आपसे हम पढ़ेंगे कैसे? सच्चाई कह रहा हूं, शायद 5 से कम ही होगा, ज्यादा किसी भी शर्त पे नहीं होगा। क्योंकि हर दिन कितने जजमेंट आते हैं आप खुद सोचिए, है ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल? और हमें तो उन चीजों को याद ही नहीं रखना है, क्योंकि हमें तो आपको पढ़ाना है, हमारे पास रेफरेंस होता है, आपको एग्जाम में बैठ के लिखना है ना। हमें समझाना है या मुझे जो है आकर के सिर्फ ज्ञानवान बना के देखो मुझे ये चीज याद है? मेरा मेन काम है जो लॉ बना हुआ है उसे क्या करना, समझाना। तो मेरे पास तो रेफरेंस देखने के लिए है, एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कितना जरूरी चीज है, आपको 2 पेपर देख के एग्जाम देना है, पता है आपको? प्रोफेशनल में आपको बुक दिया जाएगा, जब प्रोफेशनल में आएंगे तो बात करेंगे। अभी जो हमने नया सिलेबस उसको बनाया है, क्यों? क्योंकि आप सोचिए जरा, जब आप सीएस बन जाते हैं तो सीएस बनने के बाद क्या मेरे प्यारा है तो लोग पकड़ लेंगे और बोलेंगे चल मुझे कंसल्टेंसी दे बिना कुछ देखे हुए? बताइए हाँ या ना। सीएस बनने के बाद मेरा काम कंसल्टेंसी देकर उसे बचाना है या नहीं? एडवोकेट जो है वो सेक्शन सब देख करके कजीरा करता है या बोलता है ऐसे ही आंख मूंद करके जितना आएगा उसी के बेसिस पे जमानत होगी? सब्सटेंस बताना है, सब एक्ट देखिए, केसेस का रेफरेंस लीजिए। काम जब आपको यही करना है तो उस काम के लायक बनाया जाएगा या नहीं? लेकिन एग्जीक्यूटिव में नहीं। देखिए सीएसईटी में सिर्फ क्या दिया गया, सिर्फ एमसीक्यू, घर बैठ के किए, रिलेटिवली आसान था। अब देखिए एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों है। प्रोफेशनल में आएंगे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, और उस समय आपके प्रोफेशन से जो नजदीक हो, क्योंकि प्रोफेशनल में जाएंगे तो अब कंसल्टेंसी देने की बारी आएगी, उस समय आपको 2 पेपर में बुक ले जा सकते हैं। आप ये सर उसमें तो कोई नहीं फेल होता होगा, दिखला दूंगा, सबसे कम पासिंग उसी में होता है, सबसे कम पासिंग उसी में, सारा डिटेल के साथ दिखलाऊंगा, और बुक ले जा सकते हो। और ऐसे 2 पेपर आपके कर दिए गए हैं। यानी कि एग्जी अगर ठीक से निकाल लिए अच्छे से पढ़ के तो वहां बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन्हीं चीजों का वहां पे बेस दिया हुआ है। तो इस समय आपको याद रखना है, और उस समय पहुंचते बोला जाएगा कि क्या करके जाना है बुक, ताकि कुछ याद रखने की आदत होगी तभी ना याद रहेगा। ऐसा पहले किस एक्ट में था, इतना तो याद रखिए।
अब कोई केस आपके सामने, पता तो है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट का है या मिनिमम वेजेज एक्ट का है, और उससे भी पहले ये लेबर लॉ का है, सिक्योरिटी लॉ का है, फेमा का है, कमर्शियल लॉ है या इकोनॉमिक लॉ है, कौन सा लॉ है। तो यहां पे जो है उन्होंने कहा कि आपको अगर केस लॉ याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता है सब्सटेंशियल मार्क्स नहीं कटता है, लेकिन गलत नहीं लिखना है। ये नहीं सोचना है कि जो आपके क्या होंगे कॉपी चेक करने वाले उनको वो पता नहीं होगा और वो छोड़ देंगे। सही बात है, हमें वो पता नहीं होगा, लेकिन गलत है ये हमें पता चल जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अब कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, अब थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट को ला रहा हूं बीच में, ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कोई गाना सुनते हैं और ऐसा लगता है कि आपके पेट में ये बात है कि किस मूवी का है, लेकिन जबान पे नहीं आ रहा है कि किस मूवी का है, एकदम गजब अजीब सा पेट हो रहा है, कुछ हो जाएगा, अब बार बार पूछ रहे होते हैं। और मान लीजिए कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, तो मान लीजिए पिंक के साथ ऐसा हुआ, इन्होंने जो है वो मार्क्स से पूछा कि जरा बताना ये किस मूवी का है, उन्होंने जो है वो कोई गाना सुना, बताना ये किसका है, तो उन्होंने बोला कुछ कुछ होता है, बोले तुझे ऐसे ही बहुत कुछ होता है, ये इस मूवी का नहीं है। ऐसा सरकास्टिक कमेंट, एक तो पूछा भी, अगर खुद पता है तो पूछ क्यों रहे हो, लेकिन उन्होंने आंसर दिया, बोला कुछ कुछ मूवी का नाम है, शाहरुख खान की मूवी है, नया वाला मुझे याद नहीं रहता, जो याद है वही बता रहा हूं, क्योंकि मेरी लास्ट देखी हुई मूवी जो है वो गुरु है, उसके बाद से मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, गरीब आदमी मौका नहीं मिलता है। गुरु मूवी अभिषेक बच्चन का आया था, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय का, शायद 10 साल हो गए होंगे, इतना तो मुझे याद है कि 10 साल से तो नहीं देखा है, उससे पहले जो मूवी देखा है वो देखा है। और दूसरा गरीब आदमी भी, मूवी देखने में पैसे भी लगते हैं, तो अब टीवी पे, हाँ टीवी पे हो सकता है। तो अब इन्होंने बोला तो इन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं, तो कुछ कुछ होता उन्होंने बोला तो बोल रहे नहीं, अरे खुद आता नहीं है। फिर इन्होंने जो है येलो से पूछा बता, तो उन्होंने बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उन्होंने बोला चाहे कुत्ते ले जाएं या बिल्ली ले जाएं, ये उस मूवी का नहीं है। ये फिर कौन सा बात हुआ भाई, पूछे भी और क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बताया तो भी ना, उन्होंने बताया तो तू ही बता दे भैया किसका है, तो वो भी नहीं पता। फिर उन्होंने जो है वो बोला कि बाजीगर, तो बोलते यस, सब पुरानी मूवी है। तो अब कह रहे हैं, लेकिन सुना होगा ये सब थोड़ी पॉपुलर मूवी है। अब मुझे एक चीज बताइए, दो गलत पे इन्होंने बोल दिया ना, खुद नहीं याद आ रहा था, लेकिन जैसे ही एक सही बोला ये रिकॉग्नाइज कर लिया सही है या नहीं। ऐसे ही होता है, आप जब कोई स्पेलिंग कभी कभी लिख रहे होंगे ना, आपको लग नहीं स्पेलिंग वो हो रहा होगा, आपको लगा गलत हो, कोई दूसरा अगर लिख रहा है, अगर गलत लिख रहा है आप कह देंगे ना ये सही नहीं, सही आपको भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे देख करके आपको लगे ये जो है वो स्पेलिंग सही, सही वाले हाँ ये करेक्ट है। ये बेसिकली एक अनकॉन्शियसनेस में जो एक सेंस जाता है। तो यही चीज हम लोग के साथ होता है, जो आपके कॉपी चेक करने वाले, आपने सोचा कुछ लिख देंगे, आर रिंग लार्सन वर्सेस दिस दिस दिस, ठीक है, वो समझ जाएगा ये झूठ है, उसका पूरे के पूरे कॉपी को उसी शक की निगाह से देखेगा। और सोच लीजिए अगर पूरे कॉपी को उसी डॉट के साथ देखा तो मार्क्स पे असर पड़ेगा या नहीं। तो या तो सही याद रहना चाहिए, नहीं याद रहे तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर आपको केस लॉ याद है तो लिखिए, और लास्ट में लिखा जाता है कंक्लूजन। ये 4 पार्ट होते हैं केस लॉ के। पहला पार्ट प्रोविजन, सेकेंड पार्ट एज पर क्वेश्चन, प्रोविजन तो लिख दिया कि फैक्ट्री का ये प्रोविजन, फिर लिखेंगे इन द गिवन केस सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज डन एट 2 places सी एंड द प्रीमाइसेस सो बोथ शैल बी कैलकुलेटेड हियर, ठीक है। और तब उसके बाद एक केस लॉ, तो देखिए यहां पे केस लॉ है और वो केस का नाम लिख दिया और उस केस को क्या कर दिया, बता दिया कि इन दिस केस अर्देसिर एच भिवांडी वाला वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसीलिए क्योंकि उस समय बॉम्बे ही नाम था, तो क्या लिखेंगे, केस लॉ का नाम नहीं बदल सकते, तो ये नहीं सर मुंबई लिखो, ये नहीं होगा। केस का जो नाम था वो नाम रह गया, बहुत शहर का नाम चेंज हुआ है, लेकिन जिस समय जो डिसीजन आया उसी नाम से उस केस को जाना जाएगा, उसके नाम नहीं बदले जाते हैं। अगर शहर का नाम बदल गया है तो भी तो स्टेट ऑफ मुंबई नहीं लिख करके क्या लिखेंगे। तो कहीं पे अगर आप इस तरह से देखें, कहीं पे आप देखिएगा मैं हाई कोर्ट बोल रहा हूं और वहां पे एनसीएलटी हो गया, फिर भी मैं हाई कोर्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब है उस समय जब ये जजमेंट हुआ था उस समय एनसीएलटी का जुरिडिक्शन नहीं था कंपनी लॉ के तहत, किसका था। या अगर कहीं पे सीएलबी बोल दिया मैंने, कंपनी लॉ बोर्ड, वैसे ये मैं कम बोलूंगा, ये दिशा मैम ज्यादा बोलेगी, लेकिन सेटिंग अप में आएगा, जगह एक जगह आएगा जब घमासान होगा, इधर से भी होगा और उधर से भी होगा, तो उस जगह कुछ कुछ बात करेंगे। वहां पे अगर कभी सीएलबी और ये बोला, इसका मतलब उस समय कौन सा प्रिवेल कर रहा था,
उस समय कंपनी लॉ का सीएलबी था। अब जिस समय डिसीजन उस समय एनसीएलटी आया ही नहीं था, तो अब आ गया। तो देखिए क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वर्कर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन अ बिल्डिंग एंड दोज इंगेज्ड इन सच अ प्रोसेस, कहां पे, ओपन लैंड, come within the meaning of word premises in the salt work, in which the work done is conversion of sea water into, और ये मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आ गया। तो पहले प्रिसिंग्स और इसका बतला दिया, अब इसके बाद कंक्लूड करेंगे। सो एज पर द डिसाइडेड केस हियर द वर्कर वर्किंग एट सी प्लेस शैल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। क्लियर है? तो ये बेसिकली लिखने का तरीका होता है। एक दो लिख के भी दिखाऊंगा, वो ज्यादा मेहनत कराऊंगा जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बड़े केस आते हैं सीपीए, तो उसमें ढेर सारे केस को लिखाऊंगा भी कराऊंगा। वैसे अभी भी केस आएगा। सेकेंड और थर्ड में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। ये पार्ट आप कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, क्योंकि ये पार्ट आपका केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए आपको। और फिर कह रहा हूं, पहला अप्रोच, सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट याद करना। क्या याद करना? उसके बाद अगर दिमाग में कोई कोना बचेगा, मैं बताऊंगा कि किन किन चीजों में सेक्शन याद करना है। सब में लिखूंगा सेक्शन, लेकिन अगर याद करने जाइएगा तो कॉन्सेप्ट भी भूल जाइएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सेक्शन और आपके जो लॉज, केस लॉज होते हैं, उस पे मार्क्स ज्यादा कट नहीं करते। अगर बिल्कुल याद नहीं है तो भी आप पास करेंगे, लेकिन अगर कुछ कुछ जगह पे सेक्शन और केस लॉ याद रह गया तो फिर रैंक लग जाएगा। तो पहले जो है वो पास वाले मोड से निकल जाते हैं, और फिर बताऊं कि इन्हीं जगह पे सेक्शन क्या रखेंगे, याद। कुछ जगह सेक्शन हम याद रख सकते हैं। डन है? देखिए, हमने फैक्ट्री का मतलब देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग जान लिया, प्रीमाइसेस प्रिंसिंग्स के बारे में जान लिया, हमने कुछ केस भी देख लिए जिससे हमने ये समझ लिया कि किन जगहों को जो है हम फैक्ट्री के दायरे में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। एक जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और ये वही केस है जिस केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बताइए, क्या मैंने कहा था कि जो बाद में इंक्लूड किया गया, पहले जो है वो इंक्लूडेड नहीं था मैन्युफैक्चरिंग में? इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिटिंग, तीनों में से कोई भी चीज नहीं था। और ये केस आया था, देखिए, वर्कमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो है वो अंडरटेकिंग जो था, इसके साथ मैनेजमेंट के साथ पंगा हुआ। क्या पंगा हुआ कि वो कहते थे कि कहीं भी ये कवर नहीं होता है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं, क्योंकि इजी केस है, मैं बोल भी रहा हूं, आप इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि इस पे हमने डिस्कशन किया भी हुआ है। तो वर्कमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डेसू, उस समय जितने भी तरह के फैसिलिटी थे, बड़े सारे लोग काम करते थे। कोई जो है वो करंट लग गया किसी को, कोई कहीं जो है वो पोल से चढ़ते वक्त गिर गया जब वायरिंग वगैरह कर रहा है, इतने सारे इंसिडेंट होते थे। और जब वो जाते थे कंपनसेशन और बाकी चीज के लिए, तो कहते थे कि इस एक्ट के जरिए हम आपको कंपनसेशन
नहीं दे सकते। और अगर इस एक्ट के जरिए कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं तो ऐसे केस में बाकी जो एक्ट थे उससे कंपनसेशन मिलने का समय बहुत बड़ा था और उसमें बहुत समय लगता था। आप किसी भी मामले में कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट के पास तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। आप जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो देखिएगा मैं आपको अलग अलग तरह के जो है वो कमीशन बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, जहां पे अगर आपको कहीं भी कोई दुख शिकायत है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा गलत निकला तो वहां जाइए और उसमें टाइम दिया हुआ कि इतने दिन के भीतर उनको फैसला सुनाना है। क्या कहीं सुना है लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या सेशन कोर्ट को इतने ही दिन में जजमेंट देना है? बिल्कुल नहीं। और आता है कि आज एक ऐतिहासिक फैसले में यह किया गया। भाई इतिहास तो हो ही गया। जब भी 20 साल पुराने चीज पे जजमेंट आज आया तो इसे इतिहास नहीं तो क्या भूगोल बोलेंगे? इतिहास का मतलब हिस्ट्री ही तो होता है, पास्ट को ही तो हिस्ट्री बोलते हैं। 20 साल पुराने चीज पे आज जजमेंट, इसलिए यहां पे उन्होंने कहा कि नहीं। तो कहा कि फिर इसको कैसे आप बेनिफिट देंगे? कहा बेनिफिट तभी हो सकता है जब वो किस दायरे में आए? पहले फैक्ट्री, और तभी ना फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। और कहा फैक्ट्री में आने के लिए, फैक्ट्री एक्ट के तहत आने के लिए एक्टिविटी किसमें काउंट करना होगा? कहा भाई इंसान तो बड़े काम कर रहे हैं और विथ पावर विदाउट पावर का, वो तो पावर में ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ही काम कर रहे हैं। तो कहा कि इनको मैन्युफैक्चरिंग में डालो। तो बस वहां मैन्युफैक्चरिंग का जो वो क्लाउज था, जो इतने सारे थे, जो मैंने आपको कहा था, जिसमें ये पहले जो है वो शामिल नहीं था। ये जनरेटिंग, इसको क्या किया गया? यहां पे इसको इंसर्ट किया गया। और ये जो जजमेंट है, आप कहिएगा सर ये तो गलत जजमेंट हुआ ना। फिर उस समय ये फैसला सुना दिया गया था। क्या सुनाया गया? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर प्लांट डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ। और उस पर्सन को रिलीफ नहीं मिला, मजबूरी थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता था। लॉ को अमेंड किया गया और तब ये डाला गया। जो मैंने फिर कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, दुखद बात है लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं। निर्भया जो इशू हुआ था उसमें भी 3 साल के लिए सिर्फ उस 13 साल के जो है वो, जो जिसने जो है वो बेसिकली वो भी उतना ही जो है वो कहिए विक्टिम था जितने बाकी लोग थे, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल के लिए वो भी बाल सुधार गृह भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि हम क्या हैं, मजबूर है, हेल्पलेस है, हमें पता है इसे भी फांसी ही देनी चाहिए या उससे भी कुछ बुरा हो तो वो देना चाहिए, लेकिन क्या करें, यहां तक ही लॉ कहता है। लेकिन उसके बाद फिर चेंज कर दिया गया। आज के डेट में जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम करेगा तो ऑल दो दैट पर्सन इज 13 ईयर बट इट शैल बी कंसीडर एज मेजर, वो भी एडल्ट माना जाएगा और उसे भी वही सजा मिलेगी। तो इसी तरह का ये केस है। अगर ये केस आपका रहेगा तो आप यही जजमेंट देंगे। ये नहीं है कि इसमें क्या लिख देंगे। मैं ये क्यों आपको ये केस स्पेशली दिखला रहा हूं, क्योंकि एक तरफ मैंने मैन्युफैक्चरिंग में क्या रखा है, ट्रांसफॉर्मिंग, जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग, किसमें आता है, और दूसरी तरफ जब ये मैं केस देता और इस पे केस लॉ लिख करके देता, तो अब अगर आपके पास आए तो आपके पास बहुत अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा। मतलब मैं रहा तो मैं यही ऐसा क्वेश्चन दूंगा ताकि मैं देखूं बच्चे को दोनों बात पता है या नहीं पता। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मान लीजिए, लिखिए तो जरा, देखो ये केस लॉ कैसे आप करते हैं, चेक करूं। डीएनपी लिमिटेड, an electricity distribution company, having 30 workers at the plant, 30 workers at the plant, पौधा वाला नहीं, मशीन वाला, at the plant. Worker union, full stop, worker union approached to the court, for taking relief and benefits, under Factories Act 1948, for taking reliefs and benefits under Factories Act 1948, full stop. Management denied. Management denies. As being
एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी, होनहार बस हटा दीजिए, एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, एग्जाम में ये वर्ड बस नहीं रहेगा होनहार, ये मैंने जोड़ दिया, एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द वर्कर्स यूनियन, as being a company secretary advise the worker union। ठीक है, अब ये आपको लिखना है और ये बात आज की है। अब मैं ये देखना चाहता हूं, पहले आप खुद दिमाग लगाइए और इससे मत डरिएगा, सर सीधे बता दो ना, जब ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगा तब सीएस फट से बन जाएगा। मैंने बोला सीएस सीएस सीए में कोई कंपटीशन नहीं, जिसको भी 50% आएगा सब पास करेगा, तो कंपटीशन कहां है, बस एक लेवल ही तो अचीव करना है। तो आपको ये होमवर्क है और ये आपको क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दे देता हूं, मैंने बोला सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोविजन, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन का मतलब, अभी तो खैर आपने कम प्रोविजन पढ़ा है, जब सारा पढ़ लेंगे तो ये नहीं कि प्रोविजन, रेलिवेंट प्रोविजन मैंने बोला, इससे रिलेटेड जो रहेगा। उसके बाद कोई एज पर जो क्वेश्चन है उसको, और तब क्या लिखेंगे, केस लॉ, अगर कोई केस लॉ हमें आता है तो, और अगर कोई केस लॉ याद नहीं है, अभी तो आप देख सकते हैं तो इसलिए लिखना चाहिए आपको, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे करके लिखते हैं, एज पर द डिसाइडेड केसेस इट वॉज हेल्ड दैट, नाम छोड़ दी, आपने पढ़ा हुआ था ऐसा, लेकिन हो सकता है आपको यह नाम याद ना आए, पॉसिबल कि आपको जो वर्कमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डेसू याद ना आए, पॉसिबल, लेकिन ये याद आ रहा, उस सर ने तो बोला था, बाय गॉड कि ऐसा हुआ था फिर चेंज हुआ था, लेकिन तो ऐसे कीजिए, एज पर डिसाइडेड केसेज इट वाज हेल्ड दैट, और तब लिखिएगा बट आफ्टर अमेंडमेंट दिस इज द प्रोविजन, और तब यहां पे लिखिएगा बट नाउ इट इज अंडर दिस सो ही विल टेक रिलीफ अंडर दिस, एंड इफ मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लाइंग दिस इट शैल बी कंसीडर्ड अंडर कॉन्ट्रावेंशन, जो भी आपका लैंग्वेज हो। मैंने बस आपको ये एक फ्लो बताया। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये भी ना लगे कि ऐसा कोई केस था या नहीं था, तो नॉर्मली जो भी आपसे पूछा जाएगा हमेशा मान के चलिए ऐसा कोई ना कोई केस क्या हुआ होगा, डिसाइड हुआ होगा, तो लिख सकते हैं आप। पहला चीज, केस का नाम याद है तो आपने देख लिया, केस लिख, नहीं याद है तो एज पर द डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट नहीं लिखेंगे, नहीं पता है तो, यहां जैसे है तो यहां पे देखिए कौन सा कोर्ट है, आपको केस का नाम पता है लेकिन आपको यह याद नहीं है कि किसने जजमेंट सुनाया था, पॉसिबल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, बड़े सारे कोर्ट हैं, तो वहां पे जो है वो फिर 30 मार खा नहीं बनना है कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट लिखते, कुछ नहीं, आपको केस पता है, उसके बाद केस का नाम लिखिए और तब लिखिए इट वॉज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या लिख दीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट की जगह इट वॉज हेल्ड दैट कर दीजिए, वहां से फिर कहानी को क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर याद रहे तो लिखिए सुप्रीम कोर्ट। ये आप कहिएगा कि सर ना केस का नाम में एक नाम पता है, पॉसिबल, एक पार्ट पता है, अगर एक पार्ट पता है तो केस को लिखने का तरीका होता है इन री, आप सिर्फ ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, नहीं पता है स्टेट ऑफ बॉम्बे था या स्टेट ऑफ दिल्ली था, पॉसिबल, तो उस समय क्या लिखिएगा, अगर वर्सेज लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको बोलते हैं इन री, का मतलब होता है इन रेफरेंस, और यही तरीका है लिखने का। जब सिर्फ आपको एक पार्टी का नाम याद रहे तो क्या लिखते हैं, इन रेफरेंस, इन रेफरेंस, और अगर आपको दोनों पार्टी का नाम याद रहे तो इन रेफरेंस नहीं बल्कि सिर्फ केस और ये लिख दिया, और नहीं तो क्या लिखेंगे, केस डैश इन रेफरेंस। अब इधर वाले का याद है तो इधर वाला लिख दीजिए, इधर वाला याद है तो इधर वाला। अब कहिएगा सर दोनों में से कोई याद नहीं, तो लिखिए फिर इन अ डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट, लेकिन इतना पता कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, तो लिखिए इन अ डिसाइडेड केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट। आप कहिएगा सर ये सब तो नहीं याद है, उसका प्रोविजन तो पता है, प्रोविजन लिखिए। अब कहिएगा कि सर प्रोविजन भी नहीं आता है, तो फिर आइएगा मेरे पास, चुल्लू भर पानी मैं दूंगा, उसमें डूब मरेंगे दोनों लोग। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं डूब मरूंगा, और आपने पढ़ा है इसीलिए। अब इसके बाद जब कुछ भी नहीं आता रहेगा तो क्या लिख के आएंगे, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना या धूम मचा दे। क्लियर है, इस तरह से हम काम करेंगे। अब हमारा अगला चीज है कि ये जितने सारे जो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें इतने नहीं, कुछ और भी केसेस हैं, और कुछ और भी केसेस में जैसे क्या आते हैं,
कि जैसे मैं आपको सैंपलिंग वगैरह पे दिखलाऊंगा कुछ और भी केसेस, और तब बात करूंगा कि जितने भी प्रोविजन से हमें कंप्लाई करना है, वो सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। जो काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर कहलाता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है, कोई कुछ और कहलाता है, किसके ऊपर गाज गिरेगी, किसके नाम से बिल कटेगा, तो ये डिपेंड करता है कि उस फैक्ट्री को जो ओन करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या किस फॉर्म में है। और अगर कोई जो है अलग अलग लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, तो वो पर्सन फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले किसी को कुछ बताएगा, तभी तो पता चलेगा कि यहां पे काम हो रहा है, वरना कैसे आएगा। क्या सपना आएगा रेगुलेटरी बॉडी को? वो ऑडिट के लिए कैसे भेजेंगे? तो क्या कहीं कोई कंप्लायंस है कि आप फैक्ट्री शुरू करने से इतने दिन पहले बताएंगे कि हम फैक्ट्री क्या करने जा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री जब स्टार्ट किया था तो बता दिया था फैक्ट्री इधर बंद पड़ा हुआ है, फिर काम शुरू कर रहे हैं, तो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? अब अगर मान लीजिए आप सीजनल वर्कर हैं, सीजनल वर्क होता है, जैसे कि चीनी फैक्ट्री वगैरह में आपका जो 6 महीने काम होगा 6 महीने नहीं होगा, उस केस में जब वापस वर्क रिज्यूम होने लगेगा तो बताना रहेगा या नहीं? क्योंकि बताना इसलिए रहेगा कि पता नहीं अब फैक्ट्री का कैसा कंडीशन है, इंस्पेक्टर वगैरह वहां जाएंगे, ये पुलिस वाले नहीं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर देखेंगे वहां पे कि नट बोल्ट साले कल पुर्जे सही है या नहीं। पता चला कि फैक्ट्री खुला और सब स्वाहा हो गए, और तब जितने भी सारे प्रोविजन है वो प्रोविजन क्या क्या हमें कहता है। तो ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल यहां तक के सारे चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, और फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना कराता जाऊं उसको हर दिन करते जाइए। ईमानदारी से बताइए, पिछले क्लास में जितना ही बोला था कितने किसने रिवाइज किया है? पक्का? हाजी ब्लू, आपने क्यों नहीं किया? अब कर लेंगे। देखिए, जान चली जाए पर यह बात ना जाए, बस इतना ही आप कीजिए। मैं ना किडनी मांग रहा हूं ना आपका हार्ट मांग रहा हूं, बस एक ही चीज मांग रहा हूं। जिस दिन पढ़ाया उस दिन आधे घंटे क्या चाहिए और चाहिए। और जो होमवर्क दिया, इसमें भी कुछ होमवर्क दिया था, ये लास्ट में चेक करूंगा जिन लोगों ने बनाया, ताकि मैं उनको बता सकूं। और यहां भी जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन में हैं, प्लीज आप भी लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजेंगे। तो चलिए, फिलहाल आज की सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।